या डेली स्टार्ट करो कुछ भी एक्टिविटी, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, मैटर नहीं करता कि वो रनिंग ही हो, आप कोई भी गेम ले सकते हो और वो गेम लो जो आप रोज़ कर सको और मन लगा के कर सको और जिसमें आपको मज़ा आए बेसिकली, और जिसमें आप अपना वो इम्प्रूव होते हुए देख के आपको एक्साइटमेंट होती हो, आपका दिन हैप्पी होता हो और जिसके बारे में आप खुलकर बात करना चाहते हो। Hello. Welcome back. How are you? I love to see you here. We missed the last episode last Friday, which was disastrous because I never really ever wanted to miss an episode. But things happen and we have to learn to embrace them and move on. So moving on. Today's episode is one of the most awaited episodes on this podcast. I'm presenting to you a heart-to-heart with my dear friend Binay Shah. भारत की रनिंग कम्युनिटी में शायद ही कोई होगा जो बिनय को नहीं जानता होगा, पर अगर आप किसी चट्टान के नीचे रह रहे हैं और आप तक दुनिया की खबरें नहीं पहुंचती हैं तो मैं बता देता हूं, बिनय देश के सबसे बेहतरीन एंड्योरेंस एथलीट्स में से एक हैं। इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है अल्ट्रा रनिंग की वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में, पहले 100 किलोमीटर्स की कैटेगरी में और फिर 24 घंटे की कैटेगरी में। बिनय मेरी खुद की टीम सन चेजर्स के को फाउंडर भी हैं और एक बेहतरीन इंसान भी हैं। बिनय सिर्फ अल्ट्रा के ही खिलाड़ी नहीं हैं, इन्होंने स्पीड भी डेवलप की है और छोटे डिस्टेंस की रेसेस में भी अपनी गेम रेस की है। हाफ मैराथन 1:19 में, फुल मैराथन 2:46 में, 100 किलोमीटर 7:56 में और 24 घंटे की दौड़ में 236 किलोमीटर बिनय ने पूरे किए हैं। He is absolutely adored by the running community of India, not just for his athletic abilities and achievements, which are absolutely mind-boggling, but even more so for his simplicity. कोई भी सिचुएशन हो, बिनय को स्माइल करते हुए देखा जा सकता है। हर प्रॉब्लम को ये कूल माइंड से अप्रोच करते हैं और बहुत ही सीधे, सरल, अनकॉम्प्लिकेटेड तरीके से लाइफ को जीते हैं। इस कॉन्वर्सेशन में आप सुनेंगे अभी तक की बिनय की जर्नी कैसी रही है, किन मुश्किलों का उन्होंने सामना किया है, कैसे वो सामना करते हैं, कैसे ट्रेनिंग करते हैं, एंड होपफुली दिस विल गिव यू अ पीक इनटू हिज माइंड एंड द वे ही यूजेस इट। बिना देर किए पेश है एक टॉप एथलीट के साथ बातचीत। दिस इज मी एंड बिनय शाह इन द फाइंड योर अल्ट्रा पॉडकास्ट एपिसोड 22। एंजॉय। बिनय दा, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका फाइंड योर अल्ट्रा पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच विपिन फॉर द इनविटेशन। तो आज करते हैं बात यार, आपको बड़ी मुश्किल से पकड़ा है मैंने, आपको बड़ा हेजिटेशन रहती है कि मुझे पॉडकास्ट नहीं करनी है या मुझे पब्लिक स्पीकिंग आपको पसंद नहीं है ज़्यादा, है ना? राइट। हाँ, तो मैं हमेशा अवॉइड कर रहा होता हूँ। हाँ, तो अभी तो कैमरा भी ऑन नहीं है, रिलैक्स हो सकते हो। नहीं ठीक है, बेसिकली अब आगे माइक है तो फिर थोड़ा बहुत तो रहता ही है कि कुछ तो हटा दें, कैसे बताओ? हटा देते हैं हम। ओके, चल जाएगा काम, कर लोगे बर्दाश्त थोड़ी देर? ठीक है। तो मुझे पता है आप थोड़े से अनकंफर्टेबल तो हो, विच इज़ ओके। अनकंफर्टेबल काम करने चाहिए इंसान को, है ना? राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने अग्री कर लिया। इतनी मतलब ऑफ कोर्स आसानी से अग्री नहीं किया आपने, पर अग्री कर लिया फाइनली, और हम यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी थोड़ी सी हेजिटेशन होगी क्योंकि स्टार्ट हो रही है, पर रिलैक्स करो और जब एकदम रिलैक्सड हो जाओगे तब हम बात शुरू करते हैं, ठीक है? ठीक है, ओके। आपकी रनिंग जर्नी इतनी ज़बरदस्त रही है, देयर इज़ अ रीज़न वाई पीपल लाइक यू सो मच, ठीक है? और मेरा मैं या हमारे सन चेजर्स जितने दोस्त हैं और जो दिल्ली द्वारका में रहते हैं, हम लोग काफ़ी फॉर्चुनेट रहे हैं क्योंकि हमने मोस्टली ये जर्नी शुरू से अभी तक देखी है। कब से आपने रनिंग चालू की थी उसके तब से हमने देखा ही है ना? और हमारी मुलाकात, तो मैं शुरुआत इससे कर लेता हूँ कि जो आपकी जर्नी अभी तक की रनिंग की मैंने देखी है और कैसा रहा है वो, लाइक आई शेयर योर जर्नी थ्रू माई आईज सो फार। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं। तो आपने हम लोगों की मुलाकात हुई थी मशोबरा में, शिमला में, है ना? आप वहाँ 35 के कर रहे थे, आप छोटे डिस्टेंसेस करते थे, मैं 70 किलोमीटर कर रहा था, बड़ा रनर था उस वक्त। बट जोक्स अपार्ट, आप यू वर द विनर ऑफ दैट रेस, है ना? राइट। है ना? जीती थी ना आपने रेस? वो फर्स्ट पोडियम था। फर्स्ट पोडियम था। वाह। और हेमंत का थर्ड पोडियम था। हेमंत का थर्ड पोडियम था ना, सेम रेस में। तो वो रेस में हमारी मुलाकात हुई और उस 70 किलोमीटर के विनर थे अमित गुलिया,
है ना। तो वो हमारी वहाँ से दोस्ती चालू हुई हम सबकी। और उसके बाद से आपने फिर टफमैन की और रेसेस की, और जहाँ पे भी रेसेस हो रही थी टफमैन की, वहाँ पे छोटी कैटेगरी 50 के और बड़ी कैटेगरी 80 के, छोटी विनय जीतेगा और बड़ी गुलिया जीतेगा, ये सीन हो गया था सेट हर जगह, है ना। तो जितने भी लोग हमारे ग्रुप में थे सब यही था ना कि हर जगह का यही सीन है। और बीच में ऑफ कोर्स हेमंत का भी राइज हुआ उसी टाइम पे, एंड तीसरा बंदा छोटी कैटेगरी में हेमंत था, फिर ही वुड ऑल्सो रन 50K और वो सब, राइट। तो आप लोग हर जगह पोडियम्स आपने लेने चालू किए। अब मुझे लगा था ठीक है टफमैन की रेसेस में शायद लिमिटेड लोग आते होंगे तो इसलिए विनय जीत जाता है, हमें पता नहीं है ज़्यादा रनिंग की दुनिया के बारे में। पर जब आप भाटी लेक्स में भी आपने 50K में पोडियम जीता, राइट, तब पहली बार सबके कान खड़े हुए थे, एटलीस्ट हमारे दोस्तों में सबके, कि हमें लगा था ये सीरियस टैलेंट है। शायद हमारी ऐसा नहीं कि हमारा दोस्त है हमें पसंद है इसीलिए हमें विनर एथलीट लग रहा है, एक्चुअली टैलेंट है। तो वहाँ से शुरू हुआ था ये मामला। उसके बाद स्टेडियम रन्स करी, 12 घंटे की रन करी, जो आपको याद होगा फर्स्ट 12 आवर रन जो आप गिव अप करने वाले थे बीच में, आप छोड़ने वाले थे। किसने आपको पुश किया आगे कि चालू रहो, करते रहो? पुश तो कुछ नहीं किया, बेसिकली ये था कि कैसे याद नहीं आपको? मैंने पुश किया था भाई साहब। हाँ, बिल्कुल पुश करने आते लोग थे। मैंने बोला था कि, और आपने 10 बार आके मुझे बोला होगा कि यार छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैंने कितनी बार आपको रोका था उस पहले वाली में? कि करना क्यों है, करना कितना है, कैसे होगा। हाँ, पहले तो ये सवाल था। वो सवाल तो भी आएंगे हम उन पे धीरे धीरे। पर मैं आपकी जो जर्नी, वो 12 घंटे वाली जो पहली रन थी, उसमें भी यू वर गोइंग टू गिव अप, एंड आई कैटेगोरिकली मैंने काफ़ी मेहनत करी आपको ट्रैक पे रखने के लिए, क्योंकि मैंने पता नहीं क्या क्या बोला था आपको, कभी तो 100 किलोमीटर्स करोगे, कब तक 50-50 करते रहोगे, कभी तो आगे 24 घंटे वाली भी करनी है ज़िंदगी में, है ना। तो हाँ, तो सोचो टिके रहो। सो ये हुआ, एंड आई थिंक पोडियम नहीं था उसका उस रेस में आपका, शायद 12 घंटे वाली में ना। उसके बाद ध्यान गया मोस्टली आपकी हाफ मैराथन की टाइमिंग्स पे, ADHM और इन सब में घुसे ढंग से कि थोड़ा सा इसको अच्छे से करते हैं। TMM वो जो 342 की एक मेरी पहली फुल मैराथन थी 2017 में। 17 था वो। हाँ, तो वहाँ पे जो आपने 342 शायद किया था, राइट? 347 था, एंड 347 स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन। हाँ, SCMM थी उस टाइम पे, वो TMM नहीं थी, राइट। बहुत टाइम तक आपने हाफ में तो अच्छा किया नहीं था, बहुत ज़्यादा रेसेस में आपको काफ़ी वक्त लगा एक ऑफिशियल रेस में सब 100 करने में, है ना। नहीं, सब 100 नहीं, सॉरी, सब 90। हाँ, सब 100 तो हो गया था, सब 90 बड़ी मैंने आपको बहुत टाइम तक सुनाया भी था कि यार क्या रनर है मेरे यार, मतलब सब 90 तो किया नहीं अभी तक, है ना। बट आपने किया, और सब 90 पहली बार ट्रेनिंग रन में किया था। एक बार आई थिंक ADHM की वर्चुअल रन थी, मैंने पहले सब 90 किया था। आपका फ़ोन आया कि मुझे पेस कर दो, मेरे को हाफ करनी है, साइकिल पे पेस कर दो। मैंने कहा साइकिल पे मैं बिजी था, मैंने मना कर दिया। प्रवेश आया, प्रवेश ने पेस किया आपको। मैंने शाम को प्रवेश को कॉल किया कि मैंने कहा अब कितना हो गया विनय का, ये पूछा शायद कुछ देर बाद ही, कह रहा हो गया। मैंने कहा हो गया क्या इतनी जल्दी वर्चुअल रेस में? मैंने कहा कि सब 90 कर दिया क्या? मैंने नहीं, 85, सब 85, आई थिंक 124 टाइप कुछ किया था, 124 125 वर्चुअल रेस में, राइट। वो बहुत ही बढ़िया लगा था मुझे सुन के, देख के। तो आपने वो किया, हाफ में इम्प्रूव की अपनी टाइमिंग्स धीरे धीरे। उसके बाद फोकस आया सब 3 पे, है ना। और हेमंत का काफ़ी टाइम से चल रहा था कि हेमंत वाज ट्रेनिंग फॉर सब 3, एंड देन हेमंत बहुत ही आसपास थे सब 3 के, तो सबको पता था कि सब 3 आज नहीं तो कल होने वाला है ना। विनय का किसी को कुछ आइडिया नहीं था। इनफैक्ट मुझे याद है कि कौन सी NDM या कौन सी थी, और हम पार्टी वार्टी कर रहे थे बाद में, तो हेमंत ने बोला कि मुझे बाकी सबका तो ठीक था कि जिनसे मैं कम्पीट कर रहा हूँ वो तो देख लूँगा उनको, पर ये पीछे से ये पीछे लगा हुआ है, और बहुत ही कह रहे मुझे खतरा इसका था सबसे ज़्यादा कि विनय का तो कोई टारगेट भी नहीं है, ये गेम ही नहीं है, विनय तो अपनी अल्ट्रास कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और ये आगे कह रहे ये आगे निकल जाएगा। तो मैं क्या, मतलब ही वाज सेइंग जोकिंगली, मजाक चल रहा था, बट फिर भी तो वो वाली थी जिसमें आई थिंक आपने 3 घंटे 5 मिनट टाइप में कुछ किया था। 3 घंटे 5 मिनट, राइट, है ना, 305 टाइप का कुछ किया। तब पहली बार आपको शायद लगा होगा, या औरों को तो डेफिनेटली लगा था कि यार ये तो सब 3 और ये फास्ट मैराथन गेम भी ये खेल सकता है आदमी, है ना। उसके बाद 24 आवर्स का रिकॉर्ड बनाया। वो पहली 24 आवर रन थी? नहीं, वो मेरी दूसरी थी। पहली कहाँ थी? अब पहली मुझे याद नहीं है कब थी, बट उसमें क्या हुआ था कि मैंने आई थिंक 115 किलोमीटर पर मैंने रन छोड़ दी थी वो। अच्छा, 115 पे। अच्छा, यू क्विट पहली 24 आवर्स। अच्छा,
सो पहली 24 आवर DNF थी। DNF थी, बेसिकली पार्टी करने चले गए थे हम लोग। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग दोबारा आ गया था, फिर दोबारा रन किया। वो दिल्ली वाली रन थी क्या? दिल्ली वाली रन, दिसंबर के महीने में थी। तो अपने मित्र महेश तिवारी को याद करेंगे आप? महेश तिवारी जी की उसमें थी वो। और स्टार्ट मतलब इवनिंग में होते ही मैं 8-9 बजे प्लान बन गया था कि चलो बाहर चलते हैं, पार्टी करते हैं। और फिर पार्टी चली रात भर। फिर मॉर्निंग में 5 बजे 6 बजे मैं फिर आलू के पराठे खा के वहाँ पे टाइम कैंप में फिर मैं पूरा रन किया मैंने कंप्लीट। हाँ मतलब हाँ ओके। तो मीन्स फर्स्ट डे मैंने कुछ 40-50 किया होगा, बाकी मैंने नेक्स्ट डे किया। आई नो, मैं देखा था, मतलब मैं भी उसी रन में था। तो मैंने भी कुछ मैंने आई थिंक एग्जैक्टली सेम यही किया था। मैंने 106 किलोमीटर हुए थे मेरे दिन का और रात का मिला के सब कुछ। हाँ, पर मेरी वो रन मुझे भी अच्छे से याद है, इसलिए कि खासकर अब याद है आपको पूरा सीन एग्जैक्टली क्या हुआ था। मैंने तो वो रन आधा घंटा लेट चालू की थी, और आधा घंटा लेट चालू की थी। तो मेरा टारगेट था एक अच्छा डिस्टेंस करने का, और वो टारगेट का ऑलरेडी प्रेशर आ गया मुझ पर, क्योंकि मैंने आधा घंटा मिस कर दिया। तो वो प्रेशर में रन कर रहा था मैं। फिर 6 घंटे 5.5-6 घंटे हुए थे, और 50 किलोमीटर हुआ था। रात के 12 बजे हुए थे, और सर्दी लग रही थी उस वक्त में। महेश भाई आए और बोलते कि छोड़ यार चलना। और वही वक्त होता है जहाँ पे या तो आपको कोई इस तरफ ले जाए या उस तरफ ले जाए, आप निकल जाते हो। मैंने 3-4 बार मना किया, और ये बात मैं हर पॉडकास्ट में बोल ही रहा हूँ। मैं मुनीश सर के साथ में बताया मैंने ये इंसिडेंट, कि महेश ने बोला और मैंने 3-4 बार मना किया, और गुलिया को भी शिकायत लगा। मैं कहा भाई इसको रोकिए, सबको लेके जा रहा है ट्रैक से। तो गुलिया ने बोला नहीं, गुलिया ने मेरे सामने महेश को बोला नहीं भाई तुझे रन नहीं करना, मत कर, इसको करने दे, ठीक है, विनय को भी करने दे। ये सब हुआ। थोड़ी देर में देखता हूँ गुलिया ट्रैक से गायब। मैंने पता कि गुलिया रन छोड़ चुका है। विनय का है, विनय रन छोड़ चुका है। महेश का है, महेश रन छोड़ चुका है। मैंने कहाँ है बैठे हैं सारे, कहते वहाँ पे है। मैं चलो जी मेरी भी नमस्ते है, मैं भी गया उधर से। तो वही था कि मैं और महेश, इसमें महेश ने स्टार्ट किया था वो छोड़ने का काम। मेरे पीछे था, फिर मेरे बाद अमित ने छोड़ा, अमित के बाद फिर लास्ट में आपने। बट फन था या इन एनी केस। आई मीन रनिंग तब तक तो एटलीस्ट ये सारा फन ही था। उसके बाद आपकी जो रनिंग है वो काफ़ी सीरियस हुई है। मतलब जब आप नेशनल एथलीट बने हो पहली बार, और तब से सीरियसनेस आई है। तब तक तो हम खेल ही रहे थे, लाइक वी वर जस्ट हैविंग फन। तो जो 24 आवर्स का रिकॉर्ड बनाया आपने टफ मैन में, राइट, वो आपकी दूसरी 24 आवर रेस थी, राइट। वो दिसंबर में था जो हम बात कर रहे थे, जिसमें मैंने रन छोड़ी थी। और मार्च में जब इवेंट थी टफ मैन की पंचकुला में, अच्छा, तो वहाँ पे मेरा 222 किलोमीटर। अच्छा, ये मैं भूल गया था। सो बेसिकली दिसंबर में ये वाली थी जो हमने छोड़ी थी। बट मे भी शायद आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि मार्च में असली रन, सीरियस रन तो है ही है, उसमें कर लूँगा, आज नहीं किया। तो ऐसा कुछ था नहीं। जो पहली रन थी वो तो जस्ट फन के लिए थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम 24 आवर्स को मैं कर रहा था, मतलब तो ऐसा कुछ था नहीं कि वो करना ही है, अच्छा होगा। तो मुझे कोई आइडिया था भी नहीं। और उससे पहले मेरी रन जो थी 12 आवर्स की रन थी, जो मैंने की थी बैंगलोर में। तो उसके बाद 12 आवर्स में जो आई थिंक उसमें पोडियम था यार, वो भी क्या रेस थी विनय। मतलब वो बहुत स्पेशल रेस थी, बताए। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी तो आपको कंफर्टेबल करने के लिए मैं पूरी जर्नी अपनी नज़र से बता रहा हूँ अभी, ठीक है। वो वाली रन में जो बैंगलोर में 12 आवर स्टेडियम रन थी, उसमें संपत ने कितना डिस्टेंस किया था, डू यू रिमेंबर? 2 कैटेगरीज थी, एक सुबह वाली और एक शाम वाली, ऐसे कुछ कैटेगरी थी, अलग अलग स्टार्ट्स थे। संपत ने पहले किया था, और पोडियम संपत का था 111 किलोमीटर से। आप दूसरे वाली कैटेगरी में थे, और अपनी टीम थी सनचेजर्स वहाँ पे। और उस रन में आप बढ़िया दौड़ रहे थे, राइट। और मुझे याद है महेश ने रन छोड़ दी थी, और हम काफ़ी लोगों ने, मतलब मैंने तो की थी पूरी वो 24 आवर्स, बट काफ़ी लोगों ने रन छोड़ दी थी। बट वहाँ पे आप जिस हिसाब से दौड़ रहे थे, आपके दिमाग में वो टारगेट पता नहीं था कि नहीं था, बट आप क्लोज थे उसके, है ना। और आखिरी 1 या 2 घंटे में जो महेश ने जिस हिसाब से पेश किया है आपको, और विरल भाई ने आपको, मतलब विरल भाई आज नहीं है हमारे बीच, बट कितनी स्पेशल मेमोरीज है हमारी उनके साथ में। वो विरल भाई ने किस हिसाब से आके आपको फटाफट हर 5-10 मिनट में आपको बताया जा रहा है इतना हो गया, इतना टारगेट है, ये है, और बिने पानी पी, ये खा, बिने के ऊपर स्प्रे मार रहे हैं। कितनी सारी फोटोज में भी दिखता है वो कितनी स्पेशल मेमोरीज हैं उसकी। एंड
आई थिंक यू रैन 112 ना 112 सर। हाँ, तो एंड यू गॉट द पोडियम। और वो इतना टाइट था, जैसे क्रिकेट का मैच नहीं होता कि लास्ट बॉल पे जा रही है बात, वो वैसे जा रही थी, लास्ट घंटे में था कि कितने क्या स्कोर हो जाएगा। और बहुत ही बढ़िया था वो इंसिडेंट। नहीं, मेरा वो पहला इवेंट था 12 आवर्स का, और उसमें मुझे भी कुछ उम्मीद नहीं थी हाँ। कि इतना मेरे से होगा। तो लास्ट में ऐसा हुआ कि जब 2 घंटे बच गए ना, तो लगा कि शायद जो क्लोज हो इस फिगर के, राइट, तब वो प्रेशर आया पीछे से कि महेश का, विरल भाई तो लगे हुए थे बिल्कुल कि हो सकता है, तू ही कर सकता है। तो फाइनली बाद में फिर वो हो गया था। हाँ, और हो गया था, और क्या सही हुआ था यार, मज़ा आया था वो। इट वाज अ स्पेशल मेमोरी। हाँ, तो वो 12 घंटे वाला हुआ, और उसके बाद आपने ये 24 आवर्स दिल्ली वाला किया, और फिर टफ मैन 24 आवर्स, है ना? राइट। टफ मैन 24 आवर्स की रन कैसी थी? जो आई थिंक उस टाइम पे नेशनल रिकॉर्ड था वो, या नहीं था? मतलब उल्लास का रिकॉर्ड छोड़ देते हैं तो, क्योंकि उल्लास पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है हम सभी को इंडिया में ना, कि कौन से रिकॉर्ड्स इंडियन के हैं या इंडियंस लिविंग अब्रॉड का क्या सीन है, वो इंडियन रिकॉर्ड माना जाता है या नहीं माना जाता है। काफ़ी कन्फ्यूजन है इन चीज़ों में, देखा जाए तो इट डजंट इवन मैटर। पर ठीक है, आई थिंक हमें लग रहा था कि उस टाइम पे नेशनल रिकॉर्ड था वो 222 किलोमीटर, है ना? तो वो रन कैसी थी, बताओ उसके बारे में थोड़ा बहुत। वो रन भी स्पेशल थी क्योंकि पहली रन थी, पहली 24 आवर्स थी, 24 आवर्स जो मैंने कम्प्लीटली रन करी थी। और उसमें भी सिंपल टारगेट था कि जो पहला हाफ है 12 घंटे, उसको थोड़ा खींचते हैं, क्योंकि बाद में क्या होगा बॉडी का मेरे को भी नहीं आइडिया उसका। तो जो पहला हाफ था वो काफ़ी इसमें अच्छा रहा, और सेकंड हाफ में फिर पूरा सपोर्ट था टीम का। तो और दिक्कतें बहुत हुई है, क्योंकि पहली रन थी, क्या दिक्कत आ रही थी? वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी, बॉडी डिहाइड्रेट कर रही थी बीच में, राइट। तो वो मेरी पहली रन थी, तो उसमें क्या था कि मैंने ना उस टाइम पे मैं जेल वगैरह यूज़ करता भी नहीं था। तो उस टाइम पे मतलब जाके लंगर चखना, मतलब जो टेंट था वहाँ खाना खाना, ये खाना, तो इस तरीके से काफ़ी मैंने टाइम लगाया वहाँ पे। और जब दोबारा हम लोग रन करने दोबारा पहुँचा ट्रैक पे, तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी कि दोबारा से पेस को पकड़ने के लिए, राइट। आपका क्रू कौन था वहाँ पे? क्रू कौन था आपका वहाँ पे? क्रू सनचेजर्स में प्रवेश था। प्रवेश मतलब वर्ल्ड का बेस्ट क्रू था, तो फिर आगे क्या ही गेम रह गई। सुबोध था, गुलिया भी, चंडीगढ़ टीम भी थी अपनी, चंडीगढ़ टीम पूरी थी। अच्छा, तो कुल मिला के जैसा कि बस ट्रैक छोड़ना नहीं है, तो खाना भी खाना, कॉफ़ी भी पीना, उस ट्रैक पे चल रहा था मेरा। मॉर्निंग में मेरे को जब लू आई, मैं गया बाथरूम में, तो जब मैं बैठा वहाँ पे, तो वहाँ से मैं उठ नहीं पाया। अच्छा, वहाँ मेरा करीबन आधा पौना घंटा पूरा वेस्ट हुआ। कितना टाइम हो चुका था, क्या किलोमीटर हो चुके थे उस टाइम पे? उस टाइम पे किलोमीटर कुछ 128 समथिंग कुछ थे, 132 समथिंग थे। अच्छा, तो मतलब आधी रेस हुई थी मोटा मोटा? आधी रेस हुई, 60-70% हुई थी, 60-65%। कुछ 14 आवर्स का, 14-15 आवर्स हुए। अच्छा, तो मैं, लेकिन उसके बाद मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया, बिल्कुल जो पेट में जो अपसेट था, सब कुछ जो था बिल्कुल एकदम। और फिर रन दोबारा स्टार्ट करी, तो अच्छा एक्सपीरियंस था कुल मिला के। मज़ा किया, मतलब एंजॉय किया बेसिकली। ऐसा कुछ टारगेट था नहीं कि 2 करना है या कुछ नेशनल रिकॉर्ड बनाना है, ऐसा कोई माइंड में कुछ भी नहीं था। और उसके बाद वहाँ पे प्रणय मोहंती थे, बाकी और काफ़ी टीम मेंबर थे जिन्होंने रन छोड़ी थी, तो वो मुझे चीयरअप कर रहे थे। हाँ, ये बढ़िया रहता है ना कि जो रनर अपने में छोड़ देता है रन को किसी भी रीज़न से, हेल्थ रीज़न या आज दिन अच्छा नहीं है या व्हाटएवर, वो घर नहीं जाते, वो होटल नहीं जाते अपने, वो आपको क्रू करते हैं मोस्टली, एटलीस्ट करते ही है ना। तो बस ये था कि मैंने छोड़ा नहीं ट्रैक, और धीरे धीरे लगे रहे, और बाद में फिर अच्छा रिजल्ट रहा। तो जो मेरा पहला हफ्ता वो जो मैंने स्पीड में किया था, उसके बदौलत मतलब ये यहाँ तक मैं फिर पहुँच पाया। पहला हफ्ता स्पीड में मैं, अच्छा, पहला हाफ स्पीड में किया था। कितने की थे पहले 12 घंटे में? पहले हाफ में आई थिंक 118 या 120 कुछ थे। अच्छा, 118, 120। यार उस टाइम पे तो 12 आवर्स का भी नेशनल रिकॉर्ड इतना नहीं था। उस टाइम ना, जैसे मैंने 12 आवर्स में 112 किलोमीटर किए थे, तो मैं इसी को टारगेट कर रहा था। अच्छा। तो मेरे घड़ी के अकॉर्डिंग तो मैं 118-120 किलोमीटर कर चुका था। अच्छा, अगर हम बात करते हैं स्टेडियम की किलोमीटर की बात, तो वो 114-115 ही था वो भी। हाँ, वो डिस्टेंस में हमेशा फ़र्क आता है। हाँ, सही है। तो ठीक है, तो वो एज पर प्लान गई मोटा मोटा, राइट, एज पर प्लान गेम बढ़िया। और सही कह रहे हो आप, फन था क्योंकि पहली बार इवेंट थी, और सेकंड टाइम और थर्ड टाइम में आपके पास एटलीस्ट हो रहा था। फर्स्ट में आपको प्रेशर नहीं था, नहीं था, है ना? जितना भी होगा वो अच्छा ही है। और जब अगर कुछ टारगेट नहीं है, ऐसी कुछ मतलब प्रेशर माइंड में नहीं लिया हुआ, तो रन अच्छी होती है। तो आपका नेशनल टीम में पहली बार कब आने का हुआ? मतलब पहली बार कब पॉसिबिलिटी बनी, ये कब सुना आपने, और कौन सी रन थी जिसने आपको क्वालिफाई करवाया, या क्या?
अभी आपने ना जैसे मेरी ट्रैवल जर्नी बताई फ्रॉम मसोबरा शिमला से, राइट। तो जब हम रन करने गए हैं किसी भी इवेंट में, तो कुछ हमारे ऐसे दोस्त भी हैं, मित्र हैं जो हमेशा साथ रहे हैं, जैसे कि हमारे बाला सर, अजवानी कुमार सर, सब लोग आपको याद होगा। हाँ। तो अजवानी सर ने हमेशा बालाकृष्णन सदाशिवम, आई थिंक ये नाम है ना उनका पूरा, और अजवानी जो आप कह रहे हो, कुमार अजवानी सर, जो बॉम्बे में रहते हैं ना। बॉम्बे रहते हैं। हाँ। तो अजवानी कुमार सर ने मुझे हमेशा ना यही बोला स्टार्टिंग से कि जब मैंने 35 किलोमीटर भी किया तभी उन्होंने मोटिवेट किया मेरे को कि अच्छा स्पीड में किया, इतना टफ एलिवेशन है, इतना इजी नहीं है करना। तो उन्होंने कहा कि अब कॉमरेड्स के लिए उन्होंने तभी मेरे दिमाग पे एक बात डाल दी थी कि कॉमरेड्स करो करके। फिर उसके बाद मैं कुर्ग गया, कुर्ग के बाद मैं गोवा गया, तो मेरे को वहाँ सर मिले अजवानी कुमार, राइट। 2017 स्टार्टिंग में मैं गया था, एक रन थी फार ईस्ट अल्ट्रा, ठीक है। उसमें हम बॉर्डर क्रॉस करके सेकंड मतलब जाके बर्मा में वहाँ पे कोई शांति स्तूप है, वहाँ टच करके वापस इंडिया बॉर्डर में आके रेस हमें कंप्लीट करनी थी। तो वहाँ भी अजवानी कुमार सर थे, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे बहुत लेक्चर दिया कि ये रेस तेरे लिए नहीं है इंडिया वाली, आप तो इस तरह में स्पीड है तो कॉमरेड्स क्यों नहीं जाता करके, कॉमरेड में चैलेंज है। तो उन्होंने मुझे चैलेंज बताया वहाँ का, तो काफ़ी मतलब सुन के ना अच्छा लगा। बट उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी थी सारी, तो ना हम लोग घर आ गए अपने अपने। ये बात है अप्रैल की बात है, राइट। तो रेस जून में होती है। हाँ, जून में होती है ये, राइट। तो आया ना 2 दिन फ़ोन आ गया अजवानी सर का कि एक कोई उनका फ्रेंड है, वो उसने रजिस्टर किया हुआ है कॉमरेड्स के लिए और वो नहीं जा रहा कॉमरेड्स करने के लिए, और वो अपना रजिस्ट्रेशन पास होने के लिए तैयार है, राइट। यू जस्ट नीड टू पे दी फीस, जो भी इसका फीस स्ट्रक्चर है, और आपको एक कोड देगा और उस कोड के बेस पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे। तो उनका फ़ोन आया, तो इतने फास्ट हुआ 2-3 दिन के अंदर में। तो मैंने सोचा कि अजवानी सर इतने पीछे लगे हुए हैं और इतना मतलब फॉलो कर रहे हैं और बोल रहे हैं करने के लिए, तो कुछ बात तो हो गई। तो मैंने रजिस्टर कर लिया उस टाइम पे, और जब मैंने रजिस्टर किया उसके बाद आई थिंक सिर्फ 45 डेज बचे थे मेरे पास उसकी तैयारी करने के लिए। और उन दिनों में प्रैक्टिस में था भी नहीं ऐसा, बट मैंने फॉरेस्ट करी हुई थी, ठीक है। और कॉमरेड्स में मैंने जो फीडबैक लिया मार्केट में रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो हर किसी ने मुझे ये बोला कि हिल रन है, नहीं होगा, आसान नहीं है, और 45 डेज तो बहुत ही कम है, तो मुश्किल ही है। तो अभी आप जो भी आप कर सकते हो, छोटे मोटे एक्सरसाइज वो करो, रन करो, मतलब। और ये किया कि शायद नहीं होगा मेरे से, मतलब इस तरह का फील दिया, मतलब, राइट। फिर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कॉल किया था उस दौरान जब 45 डेज थे, मैंने आपको एग्जैक्टली लिखाया था कि विपिन आई हैव ओनली 45 डेज, और इस डेट को आई थिंक 10 जून और 8 जून वो इवेंट था कॉमरेड्स का, और मुझे वो मैंने रजिस्टर कर लिया है। अब मैं जा रहा हूँ, और बाकी मैं अपना जो भी पासपोर्ट, वीज़ा अप्लाई, जो भी मैं प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर दिया है। ट्रेनिंग मुझे करनी है, और उस टाइम मैंने SDOR को मैंने रजिस्टर किया 100 डेज ऑफ रनिंग, सो डैट मैं थोड़ा रेगुलर हूँ। अदरवाइज मैं इतना रेगुलर रनिंग में नहीं था। 2017 की बात नहीं है, हाँ 17 की बात। रेगुलर हूँ बट लाइक 4 to 5 डेज, बट इतना भी नहीं कि तो SDOR रजिस्टर किया ताकि मैं कंप्लीट डेज रन करूँ, राइट। आपसे बात हुई, आपने बनाया मेरा स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कंप्लीट हमने बातचीत करी कि क्या करेंगे, कैसे करेगा, कैसे होगा रन करके। उस टाइम पे भी हमारे अंदर कोई टारगेट नहीं था, इफ यू रिमेंबर, बस ये था कि हमें रन कंप्लीट करनी है, राइट। आपने मेरे को ये पूछा कि पिछले 1 महीना 1.5 महीने कितना रन किया है, क्या रन किया है, आपको मैंने बताया ये चीज़। आपने क्या स्ट्रेंथ, क्या वीकनेस है, ये आपने इसलिए पूछी थी मेरे को, इफ यू रिमेंबर, ताकि मुझे इंजरी ना हो ड्यूरिंग दैट 45 डेज। और लास्ट वीक तो वैसे भी टेपरिंग का रहता है, राइट। तो मैंने कॉमरेड्स किया उस ईयर में, राइट। तो वो था अप रन, वो मैंने किया 9 hours 10 minutes 11 seconds समथिंग, 9-10 11। मुझे अच्छे से याद है टाइमिंग। मैंने पिछली, आप मेरी पॉडकास्ट सुन नहीं रहे हो, पिछली मैंने 2-3 पॉडकास्ट में मेंशन करी है आपकी टाइमिंग्स और सब कुछ। हाँ। तो कॉमरेड्स करके ना तब ये थोड़ा जो कॉम्पिटिटिवनेस है ये मेरे अंदर आया। अदरवाइज मेरी रन कोई भी टारगेट रन नहीं होती है, इवन आज भी मेरी रन को टारगेटेड रन नहीं होती है। बट जब वो 9 घंटा 10 मिनट 11 सेकंड, तो वो अलग ही फील थी। जब मैंने फिनिश किया तो मेरे मतलब लिटरली आंसू निकले वहाँ पे इस पॉइंट में, और पहले यकीन नहीं हुआ कि मैं यहाँ कॉमरेड्स में हूँ, क्योंकि वहाँ पे इतना सपोर्ट, इतना क्राउड, इतना मतलब ऐसा मतलब कल्चर वहाँ का, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा था लाइफ अपने, राइट। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा अंदर से आया कि थोड़ा करना चाहिए, मतलब अगर मेरे पास स्पीड है, अगर मैं यहाँ अप रन चढ़ गया 9 घंटा 10 मिनट में, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब। उसके बाद मेरा फिर वो स्टेडियम रन 12 hours, और उसके बाद फिर वो ला अल्ट्रा करके चला। जब मैं दोबारा नेक्स्ट टाइम इवेंट में गया कॉमरेड्स, तो इस टाइम पे मैं विद तैयारी करके गया था, विद प्रिपरेशन करके गया था,
कि इस बार डाउन रन है और अप एंड डाउन में एक मेडल मिलता है। बिलरोवन मेडल। हाँ बिलरोवन, बट 2 मिलते हैं बेसिकली। तो 2 मेडल का लालच था कि एक रन में 2 मेडल मिलेंगे। ओके राइट। और अब पता था कि कॉमरेड बेसिकली है क्या। और उस टाइम पे जब वहाँ गए थे तो वहाँ पे जो रनिंग इंडियन कम्युनिटी जो है अपनी कॉमरेड्स की, सब वहाँ पार्टी वार्टी हुई थी बाद में रन के बाद। तो तब वहाँ पे मुझे कहा था सतीश गुजारा ने और एक आध लोगों ने कि आपने अप करी है तो आपको डाउन भी करनी चाहिए। अप एंड डाउन का जोड़ा बनता है बेसिकली। तो जब मैंने डाउन रन करी तो मेरा टाइमिंग थोड़ी अच्छी रही। अब मुझे पता था कि रूट डाउन में क्या टाइमिंग थी? डाउन में मेरी थी 8 आवर 31 मिनट। अच्छा 8:31 8:31 8:32। और उस टाइम पे फिर AFI के फॉर्म निकले थे जिसमें कॉमरेड्स भी वन ऑफ दी एलिजिबिलिटी था उसमें। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और मेरा फिर इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ। तो बेसिकली वो रेस जो थी वो कॉमरेड्स थी, जिसके बेसिस पे सिलेक्शन हुआ। इंटरेस्टिंग। और कॉमरेड्स भी याद है आपको जब गए? एक तो मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है याद करके, क्योंकि मैं बिल्कुल भूल चुका था कि मैंने ट्रेनिंग प्लान बना के दिए विनय के लिए। कमाल है। गूगल शीट थी, गूगल शीट पे। नहीं, मैंने कई लोगों के लिए बनाया पर मेरे को ये याद नहीं था कि आपके लिए बनाया मैंने। सही। तो दैट मेक्स मी फील गुड। अच्छा, लेकिन आपकी जो कॉमरेड थी पहली, वो बहुत स्पेशल सबके लिए भी थी, क्योंकि आई थिंक हमारे ग्रुप में पहली बार कोई बाहर रेस करने जा रहा था बंदा, और संचेसस ग्रुप का आपको पता ही है हम लोग किस तरीके से ट्रैक कर रहे होते हैं रनर्स को कि क्या चल रहा है। और कॉमरेड्स की तो ऐप होती है। तो मुझे लाइक प्रिसाइसली दिस टेक्स मी बैक टू माई ओल्ड हाउस, जो मैं रहता था जहाँ पे पहले। उस घर में उस सोफे पे इधर इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा है और इधर मेरे हाथ में फ़ोन है जहाँ पे मैं कॉमरेड्स को ट्रैक कर रहा हूँ। और ये भी मैंने फिनिश किया है अभी। और वहाँ पे कुछ घपला भी हुआ था, जो एक रनर जो आपसे काफ़ी पीछे था और सेकंड उसको दिखाया गया, आई थिंक आपका थर्ड था। आज तक वो मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है। हमने कंप्लेंट्स वगैरह डाली थी कॉमरेड्स में, बट ठीक है, कुछ हुआ नहीं उसका। विरल भाई ने जिस तरीके से फॉलोअप किया था, और ईमेल जो जिस टोन में उन्होंने ईमेल्स लिखी थी ना, मैं बता रहा हूँ, विरल भाई बहुत ही अमेजिंग आदमी थे। तो वो हुआ। और मुझे वो मोमेंट याद है, यहाँ पे ट्रैकर पे रन खत्म हुई है विनय की। विनय ने विनय साहब फिनिश्ड 9, 10, 11, राइट, ये टाइमिंग थी एग्जैक्टली। और जैसे ही रन खत्म हुई है मेरा फ़ोन बजता है और विनय साहब कॉलिंग, मतलब आपने रन खत्म करते ही आपने कॉल किया मुझे। वो बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि लास्ट में मैं पूरी फैमिली को बिठा के आसपास दिखा रहा था। ये विनय को सारे जानते ही, और देखो ये अफ्रीका गया हुआ है रेस करने, और ये तो बहुत ही मेमोरेबल है वो सबके लिए ही। आई थिंक रनिंग इसीलिए ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस है ना, एनरिचिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको इस तरह के दोस्त मिलते हैं जो आप वहाँ दौड़ रहे हो, मैं और मेरी फैमिली यहाँ देख रही है। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं या मेरी फैमिली ऐसा करती है, मैं कह रहा हूँ कि रनिंग कम्युनिटी पूरी ऐसी है ना। कोई जो दौड़ रहा है कोई और परवाह कर रही होती है काफ़ी और जनता पीछे बैठ के, नहीं, इट्स ग्रेट दैट वे। तो बहुत बढ़िया यार। तो कॉमरेड्स थी जिसने गेम आपको, जहाँ पहली बार आपको लगा कि थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए, वो एक्सपीरियंस भी वहाँ पे हुआ कि अच्छा किया जा सकता है, यहाँ किया जा सकता है, कॉन्फिडेंस भी आया एक तो कि मैं बढ़िया कर सकता हूँ। और उसी के बेसिस पे फिर आपको ये कॉल वॉल किसका आया कि इंडियन टीम में, क्योंकि मुझे याद है आपका एक फ़ोन आया था मुझे कि कुछ फॉर्म भर के देना था या कुछ था जिसके लिए कि नेशनल टीम के लिए। मैंने कहा क्या अमित गुलिया के सिलेक्शन के लिए बात कर रहे हो क्या? हमने बोला नहीं, मेरा शायद हो जाएगा कॉमरेड्स के बेस पे। मैंने कहा अरे विनय ये कैसे, कब? मैंने कहा कौन सी रेस पे, क्योंकि नेशनल टीम की क्राइटेरिया, क्योंकि दिमाग में भी नहीं था ये कि विनय का भी बन रहा है वो क्राइटेरिया। बिल्कुल हाँ। तो जब मैंने सेकंड टाइम कॉमरेड्स किया था तो उस टाइम पे अमित गुलिया जो है हमारे भाई, हाँ, वो AFI के टच में थे काफ़ी, मतलब कि वो फॉलो करते थे बिकॉज उनका पहले सिलेक्शन हो चुका था। अच्छा, गुलिया ने बोला आपको कि ध्यान दे उधर? तो गुलिया ने सनचेजर व्हाट्सएप ग्रुप में जो फॉर्म था, जो AFI का जो सर्कुलर था, वो पोस्ट किया था। और जब वो सर्कुलर मैंने खोला तो उसके अंदर कॉमरेड्स का भी था जिक्र कि कॉमरेड से भी आप क्वालिफाई कर सकते हो फॉर 100 किलोमीटर। तो जो इवेंट था वो जो सर्कुलर था वो 100 किलोमीटर वर्ल्ड चैंपियनशिप क्रोएशिया के लिए था। और तब मैंने आपको फिर कॉल किया था और मैसेज भी किया था कि इसके रिगार्डिंग इसके लिए कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ अप्लाई। हाँ सही, हाँ वो याद है मुझे, राइट। और आफ्टर 10 डेज के बाद जब मैंने फॉर्म फिलअप किया तो नाम मेरा था, नाम सिलेक्शन हुआ। कैसी फीलिंग थी जब पहली बार सिलेक्शन हुआ? घर पे बच्चे, सीमा, मम्मी पापा, भाई की पूरी फैमिली, क्या रिएक्शन थे लोगों के? उस टाइम तक
जब मैं रन कर रहा था तो घर से मुझे गाली पड़ती थी, क्यों दौड़ रहे हो, कैसा कमज़ोर हो गया है। उस टाइम में कमज़ोर नहीं था मैं, लेकिन अपने माँ बाप की नज़र में तो बेटा कमज़ोर ही लगता है, या शायद मैं भी कमज़ोर भी होऊंगा, है ना। जब जब मैं गाँव जाता था, गाँव वाले भी ये बोलते थे कि क्यों दौड़ रहा है, क्योंकि जब मैं गाँव भी जाता था तो रनिंग तो करता ही था, वैसे कम दौड़ भी रहा था, इतना क्यों दौड़ रहा है, हाँ कितना भी दौड़ रहा है, 8, 10, 12, मेरी ग्रैंड मदर भी बोलती थी क्यों दौड़ रहा है। तो जब फर्स्ट टाइम इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ ना, तो उस दिन तो मतलब अलग ही था घर पे सीन ना, कि मेरे पापा वो इतना खुश हुए कि उन्होंने फ़ोन लगाया चाचा को गांव में कि सिलेक्शन हुआ करके बेटे का, राइट, और मम्मी भी। तो उसके बाद ना फिर मुझे अब तक मतलब फिर मुझे सुनना नहीं पड़ा कभी भी कि क्यों दौड़ रहा है। तो क्यों मतलब पहले बहुत सुनता था मैं कि पैसे खर्चे हो रहे हैं, वहाँ स्टे, फिर रजिस्ट्रेशन फीस, फिर जहाज़ से जाओ जहाज़ से आओ, क्योंकि जॉब करते ही हैं बेसिकली, छुट्टियाँ होती नहीं है, तो फ्लैट से जाना आना, तो सब कुछ सबको खलता था घर पे। और फिर प्रैक्टिस करता था, वो भी खलता था कि कमज़ोर हो रहा है, कुछ खाता नहीं है, कुछ लेता नहीं है, तो ये चीज़ें होती थी उस टाइम पे। तो मतलब कुछ चेंज हो गया आप जैसे नाम आया मेरा AFI के लेटर हेड में कि आई गॉट सिलेक्टेड, तो पूरी फैमिली चेंज थी फिर उसके। तो अच्छा, लेकिन जब खबर मिली तो आप कहाँ पे थे? न्यूज़ मिली के आगे ऑफिस में? फिर जब घर गए तो क्या हुआ? वो तो घर में बैठा लिया गया था उस दिन। अच्छा। और मैंने बताया नहीं था कि मेरा हो गया करके, मैंने तुझे ऑन द स्पॉट वहीं बताया बैठा देते हुए कि मेरा सिलेक्शन इंडियन टीम में हुआ है, मैं प्रो से जाऊँगा खेलने के लिए। हाँ, तो क्या रिएक्शन थे सीमा का, क्या रिएक्शन था आपकी वाइफ का? तो यकीन नहीं हुआ कि ऐसा होगा करके। तो लैपटॉप तो लेके गया था, कलर प्रिंट आउट लेके गया था बल्कि ऑफिस से, मेल का ना। तो अच्छा था काफ़ी, मतलब सीमा ने भी फ़ोन लगाया अपने पापा मम्मी को, वो भी अपने भाइयों को, सेम में पापा ने फ़ोन लगाया चाचा को कि सिलेक्शन हो गया करके। फिर मुझे गाँव से फ़ोन आया चाचा लोगों का भी, बधाई मेरे को, तो अच्छा फील हुआ। बढ़िया। और बच्चों के क्या रिएक्शन थे? बच्चे भी खुश थे। बच्चे भी खुश थे, सही। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम, है ना, पहली बार जब नेशनल टीम में नाम आया था। पर उसके बाद से आपको एटलीस्ट जवाब कम देने पड़ते थे कि क्यों रनिंग कर रहे हो इतनी। लोगों को लगा कि कोई तो मकसद, ठीक है भैया कुछ तो हो रहा है। बट मकसद कुछ था नहीं, बट ये हो गया। फिर मैं ये बोलूँगा क्योंकि रनिंग मेरे मुझे रनिंग करनी है, या रनिंग करना मैं जानता हूँ। नहीं मतलब ऑब्वियसली जब आप अल्ट्राज कर रहे हो सारी, आपके दिमाग में ये तो था नहीं कभी कि इंडियन टीम में जाऊँगा इसलिए दौड़ रहा हूँ, वो तो नहीं था। लेकिन फिर क्यों दौड़ रहे थे? क्यों दौड़ रहे थे? बेसिकली दौड़ तो फिटनेस के लिए रहा था, क्योंकि 2012 में मेरा ACL नी का मेरा ACL टीयर था कम्प्लीटली। तो मेरे को तो डॉक्टर ने ऑपरेशन से बोला हुआ था कि ये ऑपरेशन थ्रू ये ACL आपका रिकन्स्ट्रक्शन होगा करके। तो मैंने वो नहीं कराया। तो हुआ कैसे, वो गेम खेलता हूँ, फुटबॉल में खेलता था मतलब। तो जब मैं ज्वाइन किया एडिडास, तो यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट टीम में भी था। हम लोग कॉर्पोरेट मैचेस खेलने जाया करते थे फुटबॉल का, वहीं हमारे ग्राउंड था, वहीं हम खेलते थे। तो एक मैच में मेरा ये ACL कंप्लीट हो गया। और उसके बाद वही है, जैसे हम काम करते हैं कॉर्पोरेट में, एक लाइफ स्टाइल होती है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। तो स्पोर्ट्स कुछ था भी नहीं वैसे कुछ, तो थोड़ा मतलब वेट बढ़ गया था और अजीबोगरीब लाइफ स्टाइल हो गई थी। तो उस टाइम मेरे को शौक लगा था बाइकिंग करने का। तो मैंने बाइक ली, मैं लेह लद्दाख घूमने गया बाइक पे। फिर मैंने गुजरात किया, देहरादून किया। इवन जब मैं गांव जाता था अपने, तो मैं बाइक में जाने लग गया था। तो उसमें क्या है कि मेरे घर वाले ना मुझे बोलने लग गए थे कि इतना तो बाइकिंग कर रहा है ना, कुछ हो गया तो पीछे कौन देखे करके। तो एक तरह से रिस्ट्रिक्शन आ रही थी घर से कि मत जा लॉन्ग ट्रिप में। उसके बाद फिर क्या करें, कुछ करने को था नहीं। बट मैं रन कर रहा था जस्ट एज ए फन, हाफ मैराथन जो हम कर रहे थे ADHM। तो पहले ये हज था, फिर वोडाफोन हुआ, बाद में ADHM, अभी वेदांता नाम है इसका, राइट। तो हमारी कंपनी हमको फ्री में रजिस्ट्रेशन देती थी उसका। तो पहले जाते थे ऐसे ही फन करने के लिए। तो कभी तो माइंड में था कि कुछ करना है। तो उस साल भी इवेंट हुआ था, 2015 की बात है। तो मैं रन करने गया, तो वो रन मेरी अच्छी हुई थी थोड़ी, VDHM। क्यों अच्छी हुई थी? मैंने शायद 1 महीने पहले से ट्रेनिंग करनी स्टार्ट करी थी उसकी, उस रन की। 2015 की बात है। रन अच्छी हुई थी उस दिन, तो लगा कि रन करना चाहिए बोल के। तो मैंने उस साल 2015 में 3 हाफ और करी थी उसके बाद आफ्टर ADHM। लेकिन पहली जो ADHM थी वो कैसे थी? नहीं, पहली ADHM में तो एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब था। गया था वहाँ पे। हाँ, तो बताओ ना उस एक्सपीरियंस के बारे में। 2010 में गया था, 10 में
2010 से कर रहे हो आप? हाँ अच्छा। बट वो रन करने गए और तो ये ACL टीयर वाला एपिसोड होने से पहले से रन कर रहे हो आप? एक रन तो हम करते थे ना, क्योंकि वो by मिल default। जाता था, फ्री रजिस्ट्रेशन होता था, फ्री रजिस्ट्रेशन होता था, टी-शर्ट मिलती मिलती थी। थी, हाँ। ये सारा कुछ था। तो जो पहली रन थी वहाँ रन करने में गया तो मैं, आशीष पटनायक, संजय पांडे, हमको 3-4 लोग ऑफिस के लोग थे, और लालच ये था कि हम रन करके वापस आएंगे स्टेडियम में, और वहाँ पे वो खाना अच्छा मिलता है, ब्रेकफास्ट वगैरह, ये था प्लान। और उस टाइम पे मेरे को नहीं पता था कि 5, 10, 21 ये मुझे कैटेगरी पता नहीं थी, और बाय डिफॉल्ट 21 किलोमीटर कैटेगरी में हमारा वो कर दिया, रजिस्ट्रेशन हो जाता था उस टाइम। तो जब मेरी पहली रन थी तो रन तो मैंने स्टार्ट करी थी, बट मैं घर नहीं पहुंचा, घर मतलब कि वापस स्टेडियम नहीं पहुंचा, और रास्ते में मैं ऑटो पकड़ के घर पहुंच गया। और फिर नेक्स्ट डे जब ऑफिस पहुंचे तो अब मुझे याद नहीं है मैंने 5-6 किलोमीटर किया होगा या 10 किलोमीटर किया होगा, उसके बावजूद भी मैं चल नहीं पाया। नेक्स्ट डे में जब ऑफिस में भी जब गए थे हम लोग तो सीढ़ियाँ में पकड़ पकड़ के चढ़ रहे थे ऊपर को, ये हालत थी। और जो बाकी लड़के थे उन्होंने रन करी थी पूरी। अच्छा। उन्होंने खाया पिया। फिर जब मैं दोबारा गया 2011 में तो रन मैंने पूरी करी, तो मैं वापस पहुंचा मतलब स्टेडियम में। कितनी देर में की? वो करी होगी 240 244 समथिंग। अच्छा। पर अभी ये आपकी फुल मैराथन टाइमिंग के आसपास ही है मोटा मोटा। अच्छा, एनीवे, सो बट पहली वाली रन में मैं इमेजिन कर रहा हूँ स्टेडियम से फ्लैग ऑफ हुआ और आपने दौड़ना चालू किया और रूट पे कहीं पे बीच में ऑटो लेके घर निकल लिया। नहीं, कोशिश मैंने पूरी करी रन करने की उस टाइम पे भी, कि एटलीस्ट वापस जाऊँ, जो प्लान था हमारा वापस आना है हमको। हाँ। तो कोशिश करी, रुका, क्रैम्प हुआ, फिर दोबारा भागा। तो उस टाइम पे ना जब दौड़ते थे तो कपड़े में दौड़ते थे पूरे, तो ऐसे उस टाइम पे भी नहीं था कि हमें पता है कि स्पोर्ट्स की ड्रेस क्या होती है बेसिकली। तो जो जूता शूज मिला वो पहन लिया, और नीचे कंप्लीट लोअर भी भारी वाला भारी वाले लोअर्स। हाँ, और टी शर्ट पूरी। तो ना काफ़ी कोशिश करी उस टाइम पे भी, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऑटो पकड़ा, घर पहुंच गए। कितने किया थे, कितने पे ऑटो लिया? वही कुछ लिया होगा भाई 8-10 किलोमीटर में, अभी एकदम एग्जैक्टली याद नहीं, बट ये था कि मैं घर आया था ऑटो में, इतना कंफर्म मेरे को। ठीक है। अच्छा, फिर 2011 में आपने पूरी की 2.25 घंटे के आसपास में। राइट। और देन वहाँ से आपकी रन्स रेगुलर चालू हुई। राइट। तो साइकिल क्या स्टार्ट हुई ना, पहले जब मैंने रन करी थी 2010, तो जो मैंने प्रिपरेशन करी थी वो 3 दिन की करी थी, 2 या 3 दिन की करी होगी, मतलब ना के बाद करी। अच्छा। जब 2011 में, 12 में, 10 में जब फर्स्ट टाइम गया था तो तैयारी बिल्कुल नहीं की थी, मतलब जब 2011 में गया था तो तैयारी की थी 1 हफ्ते की, जब 12 में गया था तो तैयारी की 2 हफ्ते की। तो इस तरीके से मैंने तैयारी बढ़ाई। और तैयारी मैंने क्यों बढ़ाई थी वो, ताकि मैं नेक्स्ट डे ना जो पेन होता है बेसिकली, जो हम लोग ऑफिस जाते हैं और फिर जो स्टेयर, उस टाइम पे लिफ्ट का नहीं था सिस्टम, स्टेयर थे हमारे ऑफिस में, तो वो चढ़ना मुश्किल भारी पड़ता था। तो अगर आपने पहले प्रिपरेशन कर रखी है ना हल्की फुल्की भी, तो दर्द आगे कम होता था। तो 14-15 में ऐसी प्रिपरेशन होती थी, मतलब 1 महीने की प्रिपरेशन में करता था, 1 महीने की, कि नेक्स्ट डे मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ और बड़े आराम से चढ़ रहा हूँ सीढ़ियाँ, स्टेयर। तो वो भी अपने में बड़ी बात होती थी, क्योंकि जब ऑफिस में हम जाते हैं ना तो लोग, जितने लोग ने की होती है हाफ मैराथन, तो वो सब पकड़ पकड़ चढ़ रहे होते हैं ऊपर। अच्छा। तो आप वहाँ पे दिखाते हो थोड़ा कि मैं फिट हूँ और मैं चल पा रहा हूँ कंफर्टेबली होके। तो वो फील के चक्कर में वो प्रिपरेशन जो मेरी थी वो 1 महीने और आ गई थी, मतलब कि मैं इतना प्रिपरेशन करने लग गया था। इंटरेस्टिंग। बस फिर उसके बाद 15 में मैंने करी ADHM, अच्छी हो गई थी मेरे ख्याल से ADHM, जो अच्छी हुई 2015 वाली। फिर मैंने 3 रन और करी उस टाइम। उसके बाद ही एक एडिडास अपराइजिंग करके इवेंट हुआ था उस टाइम पे, उसमें हम लोग वहाँ गए थे, ये ट्रैक पे है ना? हर ट्रैक पे, F1 वाले ट्रैक, F1 ट्रैक पे, F1 ट्रैक पे। और एक आदमी नहीं बना गई थी उस टाइम पे। मशोबरा 35 पे के पे कैसे पहुंचे आप? मशोबरा जो मैंने रजिस्ट्रेशन की थी उसको करने का कारण यह था कि मेरे को फैमिली को ना लेके जाना था वेकेशन में, समर वेकेशन में। तो मैं शिमला अपना कर चुका था, बुकिंग फ्लाइट, मतलब अपना जो बुकिंग करनी मैं कर चुका था, राइट। और तब मैंने देखा था ऐड फेसबुक में, उस टाइम पे फेसबुक चलता था, फेसबुक हम ज़्यादा रहते थे, कि कोई इवेंट है मशोबरा में 35 किलोमीटर की, तो क्या उसको रजिस्टर कर लूँ? ये मैं मैडम सिस्टम चल रहा था। तो मेरे ऑफिस में एक अच्छा एथलीट है रणधीर कुमार, राइट। तो रणधीर से मैंने पूछा जाके कि रणधीर ये एक रन है 35 किलोमीटर की मशोबरा में, इसको मैं रजिस्टर कर लेता हूँ, मैं जा रहा हूँ, इसे कर लूँगा, तो मुझे कुछ टिप्स बताओ। मतलब उसको मैं बेसिक उसे टिप्स मांगने गया था कि कैसे होगा ये इवेंट, किस तरीके से इवेंट करनी है।
तो रणधीर ने तो बोला कि टफ है यार, मसोबरा पहाड़ एलिवेशन है, 21 किलोमीटर से ऊपर है, तो एकदम से शुगर लेवल डाउन जाएगा, एनर्जी बचेगी नहीं, तो अपना ख्याल रखना, हाइड्रेशन पूरा लेना। तो उसने मुझे पूरा बताया कि कैसे करना। तो मैंने कहा कि यार, फिर उसने एक चीज़ और बोली कि रन उसको आराम से करना। जैसे आप 21 किलोमीटर करते हो जिस स्पीड से, आई थिंक उस टाइम मेरी स्पीड शायद 2:05 2:06 टाइप की आ गई थी, तो उसको वैसे मत करना, क्योंकि 21 किलोमीटर के बाद आप नहीं कर पाओगे अगर स्पीड में करोगे। तो इस तरीके का उसने मुझे इंस्ट्रक्शन बताया था कुछ, और मेरे ख्याल से एक आधा तो बचा हुआ था, मैंने प्रिपेयर किया अपने को, जो भी हल्का फुल्का जो टेपरिंग वगैरह बोलते हैं हम लोग, और फिर मैं मसूबरा। तो बेसिकली वो मेरा फैमिली ट्रिप था, और मैं उसमें अपने तन्मय सने बच्चों को और वाइफ को लेके गए थे, और वहाँ पे उन्होंने भी किया था पार्टिसिपेट, तन्मय ने भी और सने ने भी। सो मोटा हम सारे ही फैमिलीज को लेके गए थे वहाँ पे। राइट, हम सब लोग फैमिली लेकर गए हुए थे। हाँ। सो मशोबरा हुआ। मुझे बताओ, जब क्रोएशिया वाली जो खबर आई थी, फिर आप क्रोएशिया जा रहे थे, क्रोएशिया वाली रन कैसी रही? वो रन बढ़िया नहीं थी? नहीं, वो रन बढ़िया नहीं थी, क्योंकि ना क्योंकि तो इंजरी थी आपको जाने से पहले। राइट। तो बेसिकली उसमें क्या था, मुझे काफ स्वेलिंग था काफ़ी ज़्यादा बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रनिंग। तो क्रोएशिया की मैंने अच्छी प्रिपरेशन कर रही थी। मुझे बताओ कैसी ट्रेनिंग की थी आपने क्रोएशिया के लिए? अगेन सेम, मैंने रजिस्टर किया हुआ था SDOR के लिए। हाँ, 100 डेज। तो 100 डेज के लिए, तो उसी रन के बीच में मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, लाइक और मेरा 100 किलोमीटर का वीकली माइलेज तब मेरा स्टार्ट हो गया था। अच्छा। और 100 किलोमीटर करना है, तो मैं 100 किलोमीटर के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन मेरी चल रही थी। और तब बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रनिंग मेरी काफ जो है स्वेल हो गई थी, राइट। तो जब उसको मैंने दिखाया काफ स्वेलिंग को, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको रन नहीं करनी चाहिए कुछ टाइम के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए आपको रन छोड़नी है, अदरवाइज ये ठीक नहीं होगा। तो मैंने बताया डॉक्टर साहब को कि मेरा तो इवेंट है वर्ल्ड चैंपियनशिप क्रोएशिया का, तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है इवेंट को छोड़ना। तो उसने मुझे एडवाइस किया था कि आप ग्रास पे रन करो और स्लो पेस पे करो। अभी आपकी पेस क्या है? मैंने कहा कि मैं नॉर्मली 5 की पेस पे तो करता ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप उसको डिप करके 7.3 7 का पेस, 6.5 का पेस, इस पेस पे उसको रन करो, अदरवाइज ये ठीक नहीं होगा, ये ऐसी बरकरार रहेगा। मतलब उसके बाद मैंने ना, उसके बाद टाइम था आई थिंक 1 महीने का, तो मैंने ब्रेक लिया 3-4 दिन का या 5-6 दिन का ब्रेक लिया मैंने उस टाइम पे, और फिर मैंने ग्रास पे स्लो रनिंग किया। तो जहाँ पे मतलब स्पीड दिखानी थी या जहाँ पे बात आती है स्पीड की, वहाँ पे मैं बैकफुट पे आ गया था पहले, राइट। और जाने से पहले 1 हफ्ते पहले मैंने नीडलिंग कराई पैरों की फर्स्ट टाइम, जैसे मैं डरता हूँ बेसिकली सुई से, राइट। तो फर्स्ट टाइम मैंने नीडलिंग कराई अपने पैरों की, और उससे काफ़ी रिलैक्स तो मिला मेरे को, और मैं वहाँ क्रोएशिया पहुँच गया, राइट। इवेंट डे के दिन मैं भूल गया कि मुझे काफ स्वेलिंग है, समथिंग कुछ भी मुझे प्रॉब्लम है। मैं अपने यहाँ से भागा, लेकिन 50-60 किलोमीटर के बाद मेरे को वो पेन, काफ द्वारा मुझे पेन किया, बट फिर मैंने रन छोड़ी नहीं, रन मैंने कंप्लीट करी वहाँ पे। तो वहाँ पे टाइमिंग मेरा जो था 9 आवर 45 मिनट कुछ था। पर ये नेशनल टीम में पहली रन थी यार, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे, इंडिया की जर्सी पहनी हुई थी आपने, तो कैसा एक्सपीरियंस था वो बताओ? मतलब वो तो अमेजिंग एक्सपीरियंस था विपिन, क्योंकि ना वर्ल्ड चैम्पियनशिप, मतलब आप लगाओ कि करीबन 35-38 कंट्री के लोग वहाँ पे आए हुए थे, ठीक है। तो वहाँ जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वहाँ पे आपने बाकी एथलीट को देखा। अभी तो क्या हम लोग इंडियन एथलीट देखते हैं, रनिंग करते हैं जब हम लोग एक 21 किलोमीटर 10 किलोमीटर, वहाँ पे आप इंटरनेशनल एथलीट देख रहे हो, उनकी फिटनेस देख रहे हो, राइट। और फिटनेस में भी अंतर है कि एक कोई कंट्री है लाइक ऑस्ट्रेलिया, सब फिट हैं, USA में सब सूखे हैं बिल्कुल, ब्राज़ील में लोग थोड़े हैं, और राइट, तो सबकी अलग फिजिक है, राइट। जापानीज अलग दिख रहे हैं, सबका अलग चल रहा है गेम। कोई मतलब लंच कर रहे हैं हम लोग, डिनर कर रहे हैं हम लोग, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, टीमें आ रही हैं एक करके, जा रही है एक करके, वो सबको मतलब फील करना बेसिकली, राइट। और मतलब आप कोशिश कर रहे हो समझने की कि कल्चर क्या, वो खा क्या रहे बेसिकली। जैसे हम लोग तो हमारे तो वहाँ पे था अरेंजमेंट वेज का भी, बट वो क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कोई क्या रन कर रहे हैं क्या इन बिटवीन, क्योंकि हम लोग 3 दिन पहले पहुँचे हुए थे वहाँ पे, तो वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको मतलब वॉच कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी लर्निंग थी बेसिकली। तो मतलब AFI ने अच्छा किया, क्योंकि आई थिंक टीम फर्स्ट टाइम गई थी 100 किलोमीटर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए, राइट। तो एक अच्छा एक्सपोजर था हम सभी के लिए, राइट।
कैसे रिकवरी कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल वहाँ पे ना जकूजी वगैरह और ये था, सब लोग वहीं पानी में ज़्यादा, मैं देखा ज़्यादा पानी में ही वो हाथ पे मार रहे हैं लोग, रिलैक्स फील कर रहे हैं बिल्कुल। फिर हमने देखा कि वो लोग ना रूट ट्रेकिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि उसी होटल से ही रूट कनेक्टेड था। 3.5 किलोमीटर जाना और 3.5 किलोमीटर आना। अच्छा, राइट, गाँव के रास्ते में। कैसे लूप की रन थी? आपको जाना है वहाँ पे और वहाँ से वापस आना है बेसिकली। कितना बड़ा लूप था? 3.5 किलोमीटर का। 3.5 का था, ओके। पहले लूप छोटा था और बाकी के लूप सारे बराबर थे 3.5 किलोमीटर के। तो रनर्स देखा कि वो लोग ना ट्रेकिंग कर रहे हैं प्रॉपर, कि कैसा रूट है, कहाँ पे एलिवेशन है, क्योंकि उस रूट में एलिवेशन भी था। तो वो सब लर्निंग था वाले, तो एकदम अच्छा। और जब एक दिन पहले वहाँ पे परेड होती है बेसिकली, तो हर कोई मतलब कंट्री अपने अपने फ्लैग को लेके चल रहे होते हैं, इन्हें परेड कर रहे होते हैं। उसकी क्या फील थी ये बताओ? अमेजिंग फीलिंग थी, है ना? बिल्कुल। नेशनल फ्लैग को लेके, नेशनल फ्लैग को लेके, राष्ट्रगान, वहाँ पे हम खड़े थे सब स्टेज में, राष्ट्रगान हुआ, बाकी कंट्रीज भी जब राष्ट्रगान हुआ आपको बहुत अच्छा। तो वो एक मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। तो बेसिकली हम लोग जो देखते हैं ना ओलंपिक्स में, देखते हैं टीवी में कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं तो परेड चल रहे होते हैं, अपना आगे एक छोटी लड़की चल रही होती है, पीछे पूरा एक लड़का ने फ्लैग लिया होता है, बाकी पीछे टीम मार्च कर रही होती है। तो वो पूरा देखा मतलब, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। नाइस, बहुत बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, अभी तक की सबसे टफ रेस कौन सी रही है? सबसे टफ रन मेरी जो मैंने अभी इस साल जो एनडीएम करी थी, न्यू दिल्ली मैराथन, वो मेरे टफेस्ट रेस थी अभी तक की। हाफ मैराथन की, फुल मैराथन, राइट। क्या टाइमिंग थी आपकी इसमें? इसमें थी 2 hours 46 minutes। ग्रेट, सो आई एम ग्लैड आपने इसकी बात कर दी, क्योंकि मुझे इसके बारे में स्पेसिफिकली सवाल पूछने ही थे। हमें लग रहा होता है जब आपसे जनरली बात करते हैं कि क्या करना है, कल क्या सीन है, क्या ट्रेनिंग है और क्या प्लान है, कि हाउ मच, कितने टाइमिंग में करना है, तो आपका जवाब हमेशा होता है कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, प्रेशर नहीं। तो मुझे इसके इसको उदाहरण लेके बात करते हैं कि एक तो आप इसकी, तो इसी रेस के बारे में सारी बात कर लेते हैं, ठीक है? ट्रेनिंग से लेके आपके माइंडसेट से लेके रेस प्रिपरेशन, रेस डे, हर चीज़ डिस्कस करते हैं। अब मुझे बताओ, मैराथन के लिए आप कैसे ट्रेन करते हो? मैराथन के लिए मेरी जो ट्रेनिंग है वो 2-3 महीने पहले स्टार्ट हो जाती है। और उसमें पर बाय द वे, ये जो आप कह रहे हो 2-3 महीने पहले ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, इसको एक बात से लेयर करना ज़रूरी है यहाँ पे, जो मैं बोल देता हूँ कि आपकी ट्रेनिंग एक्चुअली 365 दिन चलती है, पूरे साल में आपकी रनिंग चल रही होती है, तो बीच में कोई गैप आता नहीं है, तो ट्रेनिंग पूरे साल ही चल रही है। पर जिस तरह की रेस आ रही है उसके हिसाब से आपकी ट्रेनिंग इंटेंसिटी और वॉल्यूम और वो सब आप वेरी करते रहते हो, चेंज करते रहते हो, है ना? तो ठीक है, मैराथन की बात करते हैं, बताओ। तो ना 2 महीने मैंने इसलिए बोला आपको कि आपने कहा कि ट्रेनिंग मेरी चलती रहती है पूरे साल भर, ठीक है। वो मैं काफ़ी कम टाइम ऐसा होता है जब मैं ऑफ सीज़न होता हूँ, और जब मैं होता हूँ ऑफ सीजन तो 30-40 किलोमीटर कर रहा होता हूँ, फिर अच्छा, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। 30-40 किलोमीटर अ वीक, मतलब 200-250 किलोमीटर की माइलेज चल रही होती है, राइट, चल रही होती है मंथली माइलेज। हाँ। और जब बात करते हैं मैराथन की, तो मैराथन में मैं तैयारी करता हूँ 2 महीने पहले से। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना बेस बिल्ड करने के लिए, राइट, करने से। उसमें क्या है कि मुझे ना, मैं कोशिश होती है कि अगर मेरी वीकली माइलेज 70-80 चल रही है, उसको मैं 100 लेकर आऊँ, 100 से 120 लेकर आऊँ, कोशिश मेरी होती है, ठीक है। नो स्पीड रन, ऐसा कुछ वर्कआउट नहीं होता मेरा। तो मैं अपना पूरा 1 महीना जो है मैं अपना लगा देता हूँ इसमें, माइलेज में लगा देता हूँ। और उस माइलेज के बीच में मैं एक आधे लॉन्ग रन कर लेता हूँ। लॉन्ग रन इन द सेंस कि कोई इवेंट कर लिया अल्ट्रा का, लाइक जैसे हम लोग, जैसे मैं एनडीएम कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे को ट्रेलथॉन मिल जाता है एक इवेंट अपने लॉन्ग रन करने के लिए, राइट। और ऐसे एक आधा अल्ट्रा मिल जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो ऐसे कोई लॉन्ग रन करके, और बाकी मैं अपनी इजी 15-18 करके अपना बेस बिल्ड कर लेता हूँ उस टाइम पे। वो लॉन्ग रन कितनी होती है? क्योंकि आई थिंक आप ट्रेनिंग में, चाहे आप कितने भी डिस्टेंस की ट्रेनिंग कर रहे हो, आपकी लॉन्ग रन बहुत लॉन्ग नहीं होती है। वही 15-18 और बहुत से बहुत 21 किलोमीटर, इससे ऊपर। और या 25, या ट्रेनिंग में आपको भी 30-35 नहीं करते देखे मैंने, मतलब बहुत कम होती है। बहुत इवेंट है तो हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी, है ना? कोई अगर इवेंट मैं रजिस्टर कर रहा हूँ तो हो जाएगा, अदरवाइज मेरे से नहीं हो पाएगा। तो बताओ फिर। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि मेरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है स्पीड रन में ना, मैं स्पीड रन करता ही नहीं हूँ तो कम्प्लीटली। मेरा एक एवरेज रहता है 5:15, 5:20 या 4:50 या 4:45। अब मैं जो टाइमिंग बता रहा हूँ ना, 4:50 या 4:45 या 5 या 5:15,
ये अगर आप आज के टाइम देखोगे तो ये लगेगा कि यार ये तो क्या है, तो ईजी है, राइट। बट मैं बात कर रहा हूँ 15, बात कर रहा हूँ 16, मैं बात कर रहा हूँ 2017, मैं बात कर रहा हूँ 2018। तो 2018 में देखोगे ना तो ये स्पीड बहुत अच्छी है, 515 और 525 में अगर कर रहे हो ना, यू आर डूइंग वेरी गुड, राइट। इवन जब मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड मैराथन में जब मैंने 3 hour 43 मिनट में की थी, तभी बहुत ताली बजी थी कि बहुत अच्छा किया इवेंट, क्योंकि उस टाइम पे 330 वाले बहुत कम होते थे उस वैसे एथलीट ना। तो जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं अपनी नॉर्मल एक पेस ले आया अपनी, जो भी मैं अपना एंड्योरेंस बिल्डअप कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आती है स्पीड की, तो विदाउट स्पीड तो फिर आपका वो टाइमिंग तो मीट करेगा नहीं। और टाइमिंग मैंने हमेशा सब 3 टारगेट किया है, ये 246, 249, 249 मैंने 2 बार किया है। तो ये कभी मैंने कभी टारगेट नहीं किया टाइमिंग को मैंने आज तक, ठीक है। मेरा टारगेट होता है सब 3 का मेरा टारगेट रहता है। और तो स्पीड वर्कआउट में क्या है कि मेरा जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है 5 किलोमीटर सब 20 करना। तो मेरा जो 5 किलोमीटर पहला सब 20 है वो टाइम लेता है, काफ़ी टाइम बोले तो 2-3 हफ्ते ले लेता है। तो मैं कर रहा हूँ तो नहीं आता, वो 4:13 की पेस में हुआ, 5 किलोमीटर नहीं हुआ, या मैंने 5 किलोमीटर अटैम्प्ट किया और 3 में रुक गया, 2 नहीं हुआ। फिर मैं पूछता हूँ दोस्तों से, आप लोगों से पूछता हूँ यार नहीं हो रहा रन, यार स्पीड में बिल्कुल ही नहीं हो रही है। तो मेरा जो पहला 5 किलोमीटर वो टाइम ले लेता है, 2-3 हफ्ते टाइम ले लेता है। ट्रेनिंग की बात कर रहे हो? तो ट्रेनिंग में आप पहले तो माइलेज को बढ़ाते हो, 1 महीना माइलेज एंड्योरेंस बढ़ाते हो, 100 किलोमीटर की हफ्ते की निकालते हो। 1 महीने तक गेम चलता है एंड्योरेंस का एग्जैक्टली। हाँ। और उसके तीसरे हफ्ते में इन बिटवीन, मतलब कि 3rd हफ्ते में मैं अपना ये 5 किलोमीटर जो पेस है ना, स्पीड वर्कआउट एक दो इनकॉर्पोरेट कर, बट वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक। हाँ, सो 2 स्पीड रन मारते हो उसमें। हाँ। तो और वो स्टैंडर्ड सेट है कि 5 ही किलोमीटर होता है या कम ज्यादा? स्टार्टिंग मेरा 5 ही है मेरा तो टारगेट। अच्छा। कि मेरा 5 सब 20 होना चाहिए। ओके। तभी मैं आगे 10 में 15 में आऊँगा ना। ओके। तो पहला जो मेरा सब 20 है वो बहुत टाइम लेता है, ठीक है। जो कि मैं स्टार्ट करता हूँ एंड्योरेंस जब बिल्डअप कर रहा होता हूँ, बीच में स्टार्ट करता हूँ, आई नो कि मुझे टाइम लगेगा 5 को जनरेट करने में। उससे पहले 2 कर लेता हूँ 5 किलोमीटर से पहले, और बाद में 5 अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे मैं अपने 8-10 किलोमीटर और करता हूँ, ताकि मेरा वो जो मेरा 15-16 का जो मेरा एक सेटअप है कि तक करना है मेरे को, ताकि मेरा वो मेंटेन रहे, राइट। वो एंड्योरेंस के बीच में आ जाता है वो भी एक 5 किलोमीटर का गेम। और जैसे ही मैं अपने पहला 5 किलोमीटर सब 20 कर लेता हूँ ना, तो वहीं से मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि अगर 5 हो गया ना तो 10 भी होगा, 10 के बाद 15 भी होगा और 21 भी होगा। और 21 जो मैं करता हूँ नहीं, सिंपल लॉजिक मेरा ये है कि अगर 21 किया तो डबल भी होगा। तो माइंड गेम पे माइंड चलता है मेरा उस टाइम पे। अच्छा, ठीक है। तो 5 किया, फिर उसके बाद जो मेरा 10 होगा ना, सब 10 मेरा सब 40 मेरा, वो मेरा विद इन वीक में मेरा वो आ जाता है सब 10 आ गया। फिर 15 आता है मेरा, विद इन वीक में आ जाता है मेरा 15 भी। और 15 में 2-3 मारता हूँ 20 अटेम्प्ट करने से, एक 21 अटेम्प्ट करने से पहले। सो 15 किलोमीटर्स एट द पेस फर्स्ट सब 20 वाली पेस। अब वो एग्जैक्ट सब 20 पेस में नहीं आता, बट थोड़ा सा वो ऊपर निकलता है, लाइक 4-6 राइट, 4-5 की पेस, 4-4-3 की पेस, इस पेस में वो समझ गया फॉल करता है वो। तो 4 मिनट्स पर किलोमीटर से लेके 4:10 पर किलोमीटर तक आप करते हो, फॉल करता है। हाँ, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद आती है 21 किलोमीटर में। तो 21 किलोमीटर में टारगेट होता है कि सब 90 करना है। हाँ, ये नहीं कि मुझे अगर सब 20 किया है तो ये भी मेरा 124 में हो जाएगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता। सब 90 का मेरा टारगेट होता है। और जब मैं 15 कर रहा होता हूँ तो 15 भी मैं 2-3 करता हूँ पहले 21 से पहले। ओके। तो वो 15 भी पहला जो आ रहा होगा वो 4-15 की पेस पे आया होगा, फिर अगला जो आया होगा 15 वो 4-8, 4-7 की पेस पे आया होगा, समथिंग पेस में आता है। फिर 21 जब मैंने किया रन, तो 21 में सब 90 टारगेट होता है। अगर सब 90 टारगेट अचीव हो गया तो मैं 2-3 दिन का गैप, फिर मैं ज़्यादा लंबा गैप लेता नहीं हूँ कि मुझे लंबा टाइम चाहिए अगेन 21 करने के लिए। तो 2-3 दिन के बाद मैं दोबारा अटेम्प्ट करता हूँ 127 लेके आता हूँ। फिर मैं उसको अगला दोबारा ट्राई करता हूँ, 126 लेके आता हूँ, राइट। फिर बीन बिटवीन में कोई इवेंट रजिस्टर कर लेता हूँ, और राइट उसमें मैं अपना बेस्ट मारता हूँ लाइक मैं इवेंट रेस डे बोल के, वो आ जाता है, राइट। फिर उसके बाद मैं रिवर्स शुरू करता हूँ फिर से कि सब 5 मैंने जो पहले मारा था सब 20, उसको मैं सब 19 करूँ या सब 18 करूँ, समथिंग मेरा एक प्लान चलता है कि अब मुझे नेगेटिव, अब मैं बन चुका हूँ सब 3 वाला, अब मुझे कितना इंप्रूवमेंट करना है। और मेरे पास 2 हफ्ते हैं अब इवेंट होने के लिए, तो मैं कितना उस हफ्ते में अपने को इम्प्रोवाइज करता हूँ, कितना अपने को और स्पीड देता हूँ उस 5 को करने में, उस 10 को करने में, और उस 21 को करने में, राइट। तो उस 2-3 हफ्ते का जो गैप होता है, मतलब इवेंट, मतलब 2 हफ्ते बचे हैं इवेंट होने के लिए, तो मैं आखिरी के मतलब थर्सडे तक करता हूँ कोशिश पूरी अपनी। फ्राइडे सैटरडे मैं कंप्लीट रेस्ट देके अपना इवेंट कर रहा होता हूँ। तो मेरे पास एक दिन होता है 10 दिन का फॉर एग्जांपल, तो उस 10 डेज में मैं बेस्ट देता हूँ 5 के, बेस्ट देता हूँ 10 के, बेस्ट देता हूँ 15 के, बेस्ट देता हूँ 21 के। तो उससे क्या कि मेरे एक रिवीजन हो जाता है, मैंने जो होमवर्क किया है पहले वो रिवाइज हो जाए।
क्या और फिर मैं देखता हूँ कि मैं 21 मैंने बेस्ट जो किया ना, सपोज मैंने 124 में किया या 123 समथिंग में किया, मेरा 4 की पेस मेंटेन होगी फॉर एग्जांपल, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसी पर मैं आगे जाऊँगा 42 में। लोग क्या सोचते हैं कि 42 लंबा गेम है, बॉल आएगा, फलाना ढिमकाना होगा, लोग सेफ खेलते हैं बेसिकली, बट मैं सेफ नहीं खेलता हूँ गेम में। अगर इवेंट है तो उस दिन मैं जाता हूँ उस पर, अटैकिंग मोड पे जाता हूँ पूरा। और मुझे पता है कि ये इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, न्यू दिल्ली मैराथन या कोई भी मैराथन हो रही है, तो उसमें मुझे बहुत तो मिलेंगे रास्ते में, तो कोई पेसर नहीं, कोई नहीं चाहिए मेरे को, और किसी को मैं फॉलो करता भी नहीं हूँ डूइंग द रन, क्योंकि अगर मैं किसी को फॉलो रन मैं करूँगा तो अगर उसका डिप होगा पेस में तो मेरे भी डिप हो जाऊँगा, तुरंत डिप हो जाऊँगा मैं भी। ओके, तो अपनी रेस अपनी गेम होती है, बट हाँ आपको मुसाफिर मिलते हैं उस टाइम पे, डिफरेंट लोग मिलते हैं। आप देखते हो कि आगे बंदा दौड़ रहा है 1 किलोमीटर बाद, है ना, जो राउंड्स आता है, तो आप फॉलो करते हो कि उसको पकड़ना है। अब फिर वो बहुत स्पीड में जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं वेट करता हूँ कि कभी थकेगा बंदा, कभी तो वो आएगा लपेटे में, तो अपनी पे को मेंटेन रखनी है जो पेस है, तो फॉलो अपने को करना है, मतलब अपने को करना है। आपको लोग बहुत मिलेंगे ऑन दी वे, और सबको गेट करते हुए निकलो, मजे करते हुए निकलो, तो एक फन होता है बेसिकली, गेम भी फन होता है, राइट। तो मेरा जो ये इवेंट था जो स्पेशल था, ये स्पेशल इसलिए था कि अभी मेरा लास्ट ईयर मैं स्पार्टाथन के लिए क्वालिफाई किया था, और जिसकी मैंने पूरी प्रिपरेशन की हुई थी, और एक दिन जाने से पहले मेरा ASG निकला, तो ड्यूरिंग एक जनरल चेकअप में मेरे हार्ट में एक होल था बेसिकली, तो मैंने उसको ठीक कराया था बेसिकली, और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट रेस्ट के लिए बोला हुआ था। अल्दो मैंने रन किया, बीच में कुछ रन में मैंने रन्स किए थे, लेकिन दिसंबर तक मेरे को 3 महीने हो चुके थे ये ASD अपने कराए हुए, ठीक कराए हुए, राइट। और मैंने जनवरी 1 में डॉक्टर को दिखाया कि सब कुछ ओके है, उसने कहा सब ओके है, देन मैंने अपना ये स्टार्ट किया प्रिपरेशन। तो मेरे लिए ये चैलेंजिंग से था, ये मेरे को डिफरेंट था ये प्रिपरेशन इस बार की, क्योंकि इस बार में मुझे अपने हेल्थ भी देखना था, अपने मतलब मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है चीज़ों को, मेरे को वो भी देखना था इस बार। ये नहीं कि आप जाके एकदम शूट करने लग गए, ऐसा भी नहीं। हाँ, सो मुझे पता है ये रेस स्पेशल तो है, पर ये चैलेंजिंग क्यों थी सबसे ज़्यादा? चैलेंजिंग इसलिए थी कि जब मैं रन कर रहा हूँ आफ्टर माई ASD क्लोजर, तो रन करना इज डिफिकल्ट फॉर मी। हाँ, तो ये जो ASD वाला एपिसोड है, एक बार इसी के बारे में बात कर लेते हैं, अगर ये कनेक्टेड है आपकी उस रेस से तो। सो बेसिकली आई थिंक एंड ऑफ लास्ट ईयर, टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट ईयर आपको पता चलता है कि आपके दिल में छेद है, राइट। मुझे वो भी फ़ोन कॉल याद है, आपको फ़ोन आया कि Right. तो फिर यार मैं स्पार्टा में नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मेरे दिल में छेद है। क्या, एंड आई वाज शॉक्ड कि क्या बात क्या कर रहे हो, क्या ये, और क्योंकि दिल में छेद हमें वैसे भी सुन के भी बड़ी चीज़ लगती है यार, और है भी शायद, है ना। और उससे पहले तो हमारी जितनी बात हो रही थी वो ये हो रही थी स्पार्टा की प्रेपरेशन, स्पार्टा में क्या मतलब सारी बात उसकी हो रही थी, उसके वेदर के बारे में, उसकी ट्रेनिंग के बारे में, एंड सडनली एक तो ये भी काफ़ी सीरियस एपिसोड था आपकी लाइफ में। राइट, बहुत सीरियस एपिसोड था। तो कैसे पता चला, क्या हुआ था, मुझे बताओ एक बार उसके बारे में। तो आपको मैंने जो फ़ोन किया था कि मेरे दिल में छेद है और मैं स्पार्टा के लिए नहीं जा रहा हूँ, हाँ। तो मैंने दिल में पत्थर रख के बोला होगा, क्योंकि मैंने ना आपसे पहले फ़ोन कर घर पे भी किया था, तो मेरे घर में सब शॉक हो गए लिटरली। हाँ। और जब मैंने खबर थ्रू फैमिली तो अभी है, मैंने पहले जब डॉक्टर्स ने मुझे बोला, राइट, कि जब मेरा इको चल रहा था तो जनरल चेकअप, तो बेसिकली मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी कि अल्ट्रा रनर्स का दिल बड़ा होता है ना, हार्ट बड़ा होता है, तो मेरा कितना बड़ा है, तो इसलिए मैं इको मैंने करवाया अपना। और इको जब कराया तो हमारे जो फ्रेंड हैं डॉक्टर रमित वाधवा, उन्होंने बोला कि क्या आपने कभी पहले चेकअप कराया है? मैंने कहा नहीं, पहले कभी चेकअप कराया नहीं है। और कराता भी क्यों आदमी, नॉर्मल आदमी, क्योंकि हम तो नॉर्मल मतलब रहते हैं, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। तो उन्होंने ऐसे बोला कि यार बिना तेरे दिल में ना छेद है। तो चुप एकदम से वहाँ पे हॉस्पिटल में, सिर्फ मैं और वो थे रमित वाधवा जी थे, और AC चल रहा है, आप AC की आवाज़ आ रही है, डुक 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 डुक, जो भी एक साउंड होती है AC की, क्योंकि तो सुनसान बिल्कुल। और ऐसे बोल के भी फिर भी वो देख रहे हैं, दोबारा चेकअप देख रहे हैं, इको मशीन में देख रहे हैं स्क्रीन में कि सही। मैंने बोला कि कहीं क्रॉस चेक कर रहे हैं फिर से रमित वाधवा जी स्क्रीन में, और मैं चुप बिल्कुल, सर क्या बोल रहे हो? हाँ बिना दिल में छेद है। मैंने कहा तो डॉक्टर रन, ऐसे पहला सवाल ये रन। तो बोलते हैं मेरे को कि विनय रन वन तो होती रहेगी, अगर ये दिल में छेद है तो इसको पहले भाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो
लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। और रन की बात कर रहा है तो स्पार्टाथलॉन तो काफ़ी लंबी रन है और वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी वेट कर 12 बजे तक, अभी डॉक्टर मनमीत जी आएंगे, एक बार उनको दिखाते हैं तेरे को दोबारा से, इको दोबारा चेकअप कराते हैं एंड ही विल गाइड यू। वो ज़्यादा एक्सपर्टीज है उनकी और वो वही सब कुछ ही देखते हैं। और थोड़ा वेट कर 12 बजे तक। उस टाइम पे आई थिंक 10 बज रहा था, ठीक है। अब मैं वहाँ गया क्यों था? वहाँ पे मैं गया था अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के लिए, राइट, जो कि वो कह रहे थे कि मैं मंडे कलेक्ट कर लियो मेरे से। अच्छा, स्पार्टाथलॉन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जो चाहिए होता है, मेडिकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो चाहिए होता है, वो लेने के लिए गए थे। राइट। और कुछ और ही खबर लेके आ गए। खबर कुछ और लेके आ गया। हाँ। अब मैं बाहर आया वहाँ से तो गर्मी थी उस टाइम पे। हाँ, ये 24 सितंबर की बात है, तो गर्मी थी बाहर। मैं बाहर धूप में आके खड़ा हो गया, ठीक है। और मैंने फ़ोन लगाया घर पे। मैंने कहा सीमू एक बात बोलूँ? बोली क्या? मैंने कहा मेरे दिल में छेद है। तो उसने कुछ बोला नहीं कुछ, उसने फ़ोन पापा को दिया, ठीक है। पापा ने कहा क्या हो गया? पापा कुछ नहीं, पापा वो यहाँ आया हुआ था अपना मेडिकल लेने के लिए, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि दिल में मेरे छेद है। तो उन्होंने कहा कि अब, तो पापा मैंने पूछा उनको, तो कह रहे हैं कि इसका ना वो होता है, इसको मतलब इसका ऑपरेशन होता है, तो वो बताएंगे। अभी मैं वेट कर रहा हूँ 12 बजे का, एक डॉक्टर और आएंगे, वो बताएंगे मेरे को। तो उन्हें कुछ नहीं होता, ये सब नॉर्मल है, कुछ नहीं होता, टेंशन नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी हूँ, मैं करता हूँ फ़ोन आपको। फिर मुझे रहा नहीं गया एक्चुअली, मैं अकेला वहाँ पर परेशान हो गया बहुत कि ये हो क्या गया एकदम से। मैं कर कुछ और रहा हूँ, बॉडी मेरे अलग बोल रही है, एकदम एथलेटिक बॉडी बनी हुई है, इतनी अच्छी खासी प्रैक्टिस करी है। तो ऊपर से मैं कहाँ गया, पंचकुला भी गया, एक हफ्ते के लिए गाँव गया था, मैं प्रिपरेशन था, और गर्मी में ट्रेनिंग करी रहा था। KMP में 2-3 बार गया था ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग तो बॉडी एकदम एथलेटिक। अब तो देख रहा हूँ और बोल रहा ये क्या है, दिल में छेद। तो और पसीना निकल रहा है मेरे को लिटरली, क्योंकि मैं धूप में था उस टाइम पे, ये नहीं कि मैं छाँव में, क्योंकि मुझे ना यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे दिल में छेद है। ट्रस्ट ही मेरे को नहीं हुआ बिल्कुल। फिर मैंने फ़ोन लगाया, आपका फ़ोन लगाया, फिर मैंने एक आध और को फ़ोन लगाया कि पूछूं यार ये ASG क्लोजर, इससे मैं चाह रहा था कि मेरे अंदर जो चल रहा है ना, अंदर मेरे कुराफा चल रहा है दिमाग के अंदर, क्या है, क्या हुआ, वो मैं ना सोचूं, मैं एक आध लोगों को और ट्रांसफ़र कर दूं कि ऐसा हो गया है, ताकि मैं तो रिलैक्स हो जाऊँ कि चलो मेरे लिए कुछ सोचने वाला है, वो सोचेंगे मेरे लिए करके। तो मैंने स्काई को फ़ोन लगाया, सुबोध को, मैंने उससे पूछा कि सुबोध ऐसा बोला उसने पहले उसमें, तो उसने कहा कि मैं चेक करता हूँ अपने डॉक्टरों से कि ऐसा क्या होता है, इसमें होता क्या है। पता स्काई को भी था पूरा, बट उसने कहा मैं पता करता हूँ करके। फिर जैसे जैसे मैंने ना वेट किया 12 बजे तक का, वेट नहीं हुआ, वो 2 घंटे तो बन के 2 दिन बन गए मेरे लिए। वेट करना भारी पड़ गया। बट हाँ, मैंने जो इधर उधर कॉल करे तो मेरा आधा घंटा निकल गया, मतलब आधा घंटा 45 मिनट निकल गया, बट वो 1 घंटा वेट करना। तो डॉक्टर अमित ने फ़ोन लगाया डॉक्टर मनमीत को, अब जल्दी आ जाओ, वेट कर रहा है अभी नहीं करके। तो वो 12:10 में आ गए थे। फिर उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला कि विनय, उसके चेक करने से पहले जो और 1 घंटा जो और दिमाग में क्या क्या चल रहा था, बस घूम रहा था धूप में ही। और दिमाग में अजीब अजीब चल रहा था। लोगों को फ़ोन कर लिए, पसीना छूट रहा है। हाँ, तो उस टाइम पे क्या चल रहा था ना कि देखो विपिन, उस टाइम पे ना मैंने बुकिंग सब कर ली थी। तो मैं और सीमा जाने वाले थे 15 डेज़ के टूर पे, हमारा प्लान था, बुकिंग सब जगह हो रखी थी। मेरा 6 डेज़ की बुकिंग मेरी स्पार्टाथलॉन के अंदर थी, पर जो उनका कंपाउंड था, जो उनका जो अरेंजमेंट था उसके अंडर में था, बाकी मेरा बाहर था घूमने फिरने का प्लान। तो खर्चे वर्चे मैं कर चुका था और फ्लाइट मेरी नॉन रिफंडेबल भी थी, ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट में मैंने फ़्लाइट वगैरह बुक किए थे, मतलब 1 महीने पहले, क्योंकि वीज़ा मुझे मिला नहीं था, उसमें डिले हो रहा था, तो उस चक्कर में मेरा डिले सब कुछ हुआ मेरी बुकिंग का, फ़्लाइट वगैरह बुकिंग का। फिर तो ना मेरे माइंड में चल रहा था कि यार मैंने इतना खर्चा कर दिया फाइनेंशियली, इतना मैंने कर दिया खर्चा, ठीक है, अगर नहीं जाऊँगा तो फिर क्या करूँगा, और अगर ऐसा कुछ होगा, कहीं मर मुर गया तो क्या होगा, और अगर नहीं मरता फॉर एग्जांपल तो फिर क्या होगा, रन होगा कि नहीं होगा, और अब रन तो नहीं भी होगा, मैं बच जाऊँगा जिंदा, ये हो जाए, क्योंकि ना मैं डरता बहुत हूँ, ये ऑपरेशन और ये सुई और ये ब्लड टेस्ट, ये इन सबसे मैं बहुत डरता हूँ। तो डॉक्टर साहब मैं पहले बोल दूँगा मुझे बेहोश कर दो ऐसे, क्योंकि अब मैं तैयारी कर रहा हूँ बेसिकली कि मेरे साथ कुछ गंदा होने वाला है, मेरे साथ कुछ वर्स्ट होने वाला है, तो मैं उसको कैसे अवॉइड करूँ। मेरे को अपने आँखों ही देखना नहीं है अपने आप को ऑपरेट होते हुए या लेटे हुए बेड में, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था ये उस टाइम पे। तो वो 1 घंटे में वो चलता रहा, मैं अपने को ना वो कर रहा हूँ, राजी कर रहा हूँ बेसिकली, कि फिर मेरी सिस्टर है, काफ़ी मतलब
प्यार करती है। तो उसका फ़ोन आया 5-6 बार, तो टेंशन मत ले मैं आ रही हूँ, टेंशन मत ले मैं आ रही हूँ। तो उसका फ़ोन बीच में आता रहा। तो अब इसी में इतना सोच रहा हूँ, माइंड में चल रहा है बहुत कुछ, तो उसका फ़ोन आ ही जा रहा है बीच में। तो मुझे ब्रेक करने के लिए, ताकि मैं ज़्यादा सोचूं नहीं इस बारे में, वेट करूं, मतलब ठीक है सोल्यूशन तो है हर चीज़ का ना। तो वही समझाने में मेरे को लगी हुई थी, बट मैं समझ नहीं आता, क्योंकि मेरे अंदर तो एक तो आ रहा था कि ऑपरेशन मेरा ऑपरेशन होगा। उस ऑपरेशन में मेरी फटी पड़ी थी, डरा पड़ा था गंदा वाला। फिर उसके बाद आगे क्या होगा, कैसे होगा, मैं सबको ये चल रहा था, बार बार एक ही चीज़ चल रही थी, मैं क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या दिक्कतें होंगी। और ये चल रहा था कि कहीं रनिंग की वजह से तो नहीं है, क्योंकि आई थिंक आप जब भी जो भी सुनेगा उसके दिमाग में पहले शायद ये आएगा कि रनिंग ने कर दिया। और जब घर पे भी फ़ोन किया, सीमा ने कुछ नहीं बोला, बोल रहे सीमा ने फ़ोन पकड़ा दिया। हाँ मैं आता हूँ उसमें, क्योंकि सीमा ने सवाल पूछ लिया डॉक्टर से कि डॉक्टर जी कि रनिंग की वजह से तो नहीं हुआ। तो हुआ क्या ना, तो उस दिन डॉक्टर मनमीत जी आए, उन्हें बताया, मेरे को चेकअप किया, कहा कि भाई ये है। तो मैंने कहा सर इसका इलाज क्या है, कैसे होगा रन, अभी मैं स्पार्टा चले जाता हूँ और रन करूँगा नहीं, घूम फिर के आ जाऊँगा। नहीं वहाँ जाना है कि वहाँ ऐसे मत करो, इसको अब पता लग गया करा लो। उन्होंने ये एडवाइस किया मेरे को, और उनके साथ मैं बैठा था करीबन आधा पौना घंटा, पूरा प्रोसेस समझ रहा था, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों हो गया ये। तो कह रहे बाय बर्थ होता है, ये बाय बर्थ होता है। तो ये जो दिल में छेद है ये बाय बर्थ था, इसका रनिंग से कोई लेना देना था नहीं, कोई लेना नहीं था। ओके। और मैंने पूछा रन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो डॉक्टर मनमीत भी साइकिलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि नहीं सब कुछ होगा। अच्छा, ये कराओ, 3 महीने का वेटिंग, 3 महीने का रेस्ट लो प्रॉपर, और उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट करो, और फिर तुम अपना दोबारा से आप कर लोगे। तो डॉक्टर ने इतने बोला चीता है तो कर लेगा, चैम्प कम बैक हो जाएगा, ऐसे कोई टेंशन नहीं है, अपना प्लान करो इसको जल्दी ठीक कराने का, और आओ जल्दी, ठीक है। फिर मैं ऑफिस पहुंचा करीबन 1 बजे, उस लंच टाइम था, तो कुछ सीट पे था नहीं, मेरे बॉस बैठे हुए थे सीट पे, पुनीत शंकर। तो मैं उनके पास गया, फिर क्योंकि था नहीं उस टाइम पे, तो मैंने अंदर गया ठक ठक करके, तो बोला हाँ सही बात करनी है, बोले बोलो। तो मैंने रूम बंद कर दिया, उनका कैबिन बंद कर दिया। मैंने कहा सर मेरी कल फ्लाइट है, और मैं आज गया था हॉस्पिटल में, और उन्होंने मेरे को ये कहा कि तेरे दिल में छेद है। तो उनको यकीन नहीं हुआ कि दिल में छेद है करके, ठीक है। तो मैंने कहा, तो बोले कि तूने क्या, कौन है डॉक्टर अमित वाधवा? मैंने कहा मेरा रनिंग फ्रेंड है और जानता हूँ मैं अच्छी से। अच्छा, तो क्या तूने सेकंड एडवाइस ली? मैं तेरा मैं बुक कर रहा हूँ अपॉइंटमेंट नारायणा हॉस्पिटल में, सुपर स्पेशलिटी नारायणा हॉस्पिटल, कुछ ये एमबीएस मॉल के पीछे कहीं पे, गुड़गांव में ही है। गुड़गांव में है, राइट। मेरी मदर का भी हुआ था, तो उनका मैंने वहीं कराया था। कुछ स्टंट डले थे उनकी मदर को, तो वो डॉक्टर अच्छा है, एक बार वहाँ से भी सेकंड ओपिनियन के लिए बोला ले लो। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब टाइम तो है नहीं, मेरी कल फ्लाइट है, तो मैं कल चले जाऊँगा फ्लाइट पकड़ के, मैं जब आऊँगा ना तब कराऊँगा। तो उन्होंने मुझे तुरंत डांटा कि भाई नहीं जाएगा कहीं पे भी। अच्छा, सो डॉक्टर मनमीत और रमित वाधवा और इन सब के बोलने के बावजूद आपके दिमाग में चल रहा था कि मैं फ्लाइट पकड़ के चला जाऊंगा मैं। अच्छा, लेकिन आपका शायद ये प्लान था कि चला जाऊंगा, घूम आएंगे, रन नहीं करूंगा शायद। तो मेरे को उन्होंने बोला कि तू वहाँ जाएगा ना, तेरा स्टे कहाँ पे है? मैंने कहा वहीं पर ही है 6 डे, उन्हें पता था पहले से। तो तेरा वहाँ मन लग जाएगा जब तू वहाँ जाएगा कि मैं दौड़ नहीं रहा हूँ, डॉक्टर ने मुझे अनफिट बोल दिया है, मेरे दिल में छेद है, तो तू क्या सोच रहा है कि वो उनका रिएक्शन क्या होगा? ठीक है। और फिर तुम्हारा रहेगा 6 दिन, चलो उनका रिएक्शन कुछ भी नहीं होगा, चलो ठीक है वो कोई बात नहीं, तो तेरा मन लगेगा। इतने रनर्स के बीच में तो दौड़ रहे होंगे, ये करेंगे। कह रहा भाई ये पैसे वैसे खर्चा हो गया मानता हूँ, बट इतना मैटर नहीं करता, लाइफ मैटर करती है। अब पता लग गया है, सेकंड ओपिनियन ले, कल की फ्लाइट कैंसिल कर। अगर सेकंड ओपिनियन अगर नेगेटिव रहती है देन यू कैन गो, जो करना कर, अदरवाइज अभी तू कल की फ्लाइट कैंसिल कर। तो मैंने तुरंत कल की फ्लाइट कैंसिल करी। तो मेरी जो फ्लाइट नेक्स्ट डे की थी ना, वो मेरी रिफंडेबल थी। अच्छा, ठीक है, बाकी मेरा कोई रिफंडेबल नहीं था ये, बट मेरा ही रिफंडेबल था। ओके। तो मैंने तुरंत उसको मेल पे लिख के एक रीज़न दिया स्पेसिफिकली, वो डॉक्टर अमित का जो था लेटर हेड में दे के मैंने पूरा उसको किया। फिर मैं नेक्स्ट डे गया सुपर नारायण हॉस्पिटल में, और सीमा मेरे साथ गई हॉस्पिटल में। ठीक है, तो वो डॉक्टर ना जब फर्स्ट टाइम मिला मुझसे, तो कह रहा क्या हुआ? मैंने कहा सर मैं कल ऐसे था, ऐसे होना था मेरा, मैं वहाँ गया था तो ये निकला मेरा, तो मैं सेकंड ओपिनियन के लिए आया हूँ। तो उसने रिपोर्ट देखी तो वो हंसने लग गया, खींची करके, मतलब वो तो हंसा हल्का सा, नॉर्मल स्माइल टाइप का हंसा। तो सीमा पे बोल पड़ी एकदम से कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये रन कैसे कर रहे थे अब तक, इन्होंने ये रन करी, वो रन करी, यहाँ गए वहाँ गए, सर ऐसा पॉसिबल है कि आदमी रन कर लेगा दिल में छेद होने के बाद भी?
फिर डॉक्टर ने समझाया कि हाँ ये पॉसिबल है, अगर दिल में छेद है तो एनीवन कैन रन और ये कोई दिक्कत नहीं करता है। बट एक एज ऐसी भी आती है जहाँ पे सांस फूलेगी और वहाँ पे फिर वो आएंगे हमारे पास रिपोर्ट लेके कि सांस मेरी फ्रिक्वेंटली फूल रही है। हम चेकअप करेंगे, सेम रिपोर्ट हम दोबारा एको कराएंगे और तो उस टाइम पे हम मना कर देंगे कि ऑपरेट नहीं कराएंगे। तो जो उस टाइम पे एज हो जाती है 55, 60 या 61, जहाँ पे हम उसको अवॉइड करते हैं इस वाले ASD क्लोजर को। तो पता लग गया तो करा लो। तो बट उसका एक बार होने दो टेस्ट। तो उन्होंने टेस्ट किया तो उसमें भी सेम चीज़ निकली कि ASD था, राइट। वहाँ पे जो था 14 mm का बताया था उन्होंने मेरे को इको में, और यहाँ पे 17 mm का बताया उन्होंने कि 17 mm का होल है आपका। ओके, ठीक है। और एग्जैक्ट जो होल होता है ना वो एक और होता है, एक और टेक्निक होती है, प्रोसीजर होता है, हाँ, उससे पता लगता है। तो उसमें वो गले से कुछ डालते हैं, थ्रोट से कुछ मशीन डालते हैं, वो हार्ट के पीछे आती है और वो फिर उसमें कुछ बताते हैं कि एग्जैक्ट कितना है। तो वो भी थोड़ा पेनफुल है वो टेक्निक। तो उसके लिए मैंने मना कर दिया था करने के लिए डॉक्टर ने को। बहुत अनप्लेजेंट भी होती है। इवन एंडोस्कोपी भी जो होती है ना, वो पेट के लिए भी जो डालते हैं ऊपर से वो पाइप, पर वो भी बहुत अनप्लेजेंट होता है वो पूरा। हाँ, तो डॉक्टर ने फिर देखा तो वो सेम चीज़ थी और फिर उसने समझाया कि ये कोई पैनिक वाली बात नहीं है, नॉर्मल होता है, पता लगता है बचपन में बट नहीं पता लगता क्योंकि, और जब पता लगता है तो इसे करा लेना चाहिए। फिर वो एग्जांपल दे रहा था डॉक्टर वहीं पर ही, डॉक्टर हेमंत नाम था उनका, कि देखो ये भी लड़की आई, छोटी बेटी, इसका भी दिल में छेद है, इसका हो गया ये, आज इसको 14 days हो चुके हैं, ये नॉर्मल रूटीन टेस्ट लाया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो ये बात हुआ ही। फिर वहाँ से हम लोग घर गए। घर जाने के बाद फिर बहुत पंचायत बैठी घर में, ये क्या है, क्या करना है, कैसे होगा। और फिर मैंने हिम्मत दिखाई कि ठीक है अब करना ही है तो करना ही पड़ेगा, अगर लाइफ थ्रेटनिंग है तो करवा लेता हूँ करके। मैंने भी डिसाइड किया बड़े मुश्किल से, मैंने बोला ठीक कर लेता हूँ। फिर उस टाइम पे ना मेरे भाई की बिटिया, मतलब वो एडमिट हुई थी, उसकी वाइफ, उसका प्रेगनेंसी थी तो उसका बेबी का था। तो फिर हमने कहा कि एक बार ये बेबी जो है ये जो है भाई की वाइफ का जब हो जाता है तो हम लोग उसके बाद कराएंगे कि मैं भी एडमिट हो गया, वो भी एडमिट है, ऑलरेडी हो रही है एडमिट आज के दिन में, तो दोनों यहाँ हॉस्पिटल जाएंगे तो कौन क्या देखेगा, मतलब, राइट। तो वेट किया, तो मैंने डिसाइड किया कि जिस दिन मेरी रन स्पार्टाथलॉन है मैं उसी दिन एडमिट होऊंगा, राइट। और देखते हैं फिर कब निकलना है वहाँ से बाहर, वो बात की बात है। तो जिस दिन स्पार्टाथलॉन थी ना, मैं सेम डे मॉर्निंग 8 बजे वहाँ पहुँच गया था फोर्टिस में। तो मैंने डिसाइड किया मैं फोर्टिस में कराऊंगा, ठीक है। मैं फोर्टिस में एडमिट हो गया सेम टाइम में। और जब वो इवेंट क्लोज हुआ, ख़त्म हुआ, वहाँ पे 36 घंटे का कट ऑफ था, मैं 36 घंटे में घर पे था, ये था। तो डॉक्टर ने कहा था 3 महीने का रेस्ट लेने के लिए, और डॉक्टर हेमंत ने कहा था कि आपको 6 मंथ का रेस्ट चाहिए होगा। अच्छा, हाँ, मतलब करो एक्सरसाइज सब कुछ करो, बट वो नहीं करोगे, एक्सर्ट नहीं करना आपको ज़्यादा। ये था उसमें। और कुछ मेडिसिन थी वो रेगुलर खानी थी उसके बाद। तो ये सब कुछ हुआ था। फिर ना उस टाइम पे मैंने VDHM भी रजिस्टर किया हुआ था, जो कि आफ्टर 16 days था। और मेरा एक रिकॉर्ड है कि मैंने कभी ADHM कभी मैंने मिस नहीं किया। अच्छा, इस टाइम वेदांता था बट मैंने कभी मिस नहीं किया आज तक कभी भी। पहले अब अच्छा 2010 से कर रहे हो? 2010 से अभी तक मिस नहीं किया। ओके। तो अब मेरे मन में वो था कि मैंने करा तो लिया, घर भी आ गया हूँ मैं, और मेरे अंदर था कि मुझे वो करना भी 16 दिन बाद थी ये। हाँ, ये 16 दिन की बात थी, राइट। तो ये भी करनी थी मेरे को। तो मैं 3rd डे मैं घर से बाहर निकल गया वॉक करने के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि जब मैं बैठा हूँ मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था बेसिकली कि अंदर कुछ डाला है या अंदर कुछ काम हुआ है, ऐसा कुछ मुझे फील नहीं था मेरे को। और मैं वॉक करने पहुँच गया, और मैं इधर ही आया था यही पार्क में जो है द्वारका में। मैंने वॉक किया तो मेरी सांस फूल रही थी उस दिन, फर्स्ट डे। मैंने ज़्यादा तो नहीं, मैंने करीबन 3-4 राउंड लगाए पार्क के, 500 मीटर का पार्क है। तो मैंने वॉक किया, फिर मैंने अगले दिन वॉक किया, फिर मैंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर से मैं वॉक करने गया था, सांस तो फूली थी बट कोई दिक्कत नहीं मेरे को नहीं हुई। तो उन्होंने बोला कि भाई, तो उनको मैंने पहले बताया हुआ था कि सर VDHM है, वो मुझे करनी है, मैं वॉक करके करूँगा, उसको दौड़ूंगा नहीं, ये मैंने उनको पहले बोला हुआ था। तो ठीक है वॉक तो कर सकते हैं, क्योंकि वो था कि आपको वॉक करनी है आफ्टर 3-4 डेज, ये नहीं कि आपको बैठा ही रहना है, लेटे रहना है, कुछ था भी नहीं। इवन मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था 2nd और 3rd डे इसके बाद। तो मैंने वॉक करी, और उसके बाद ना फिर मैंने सोचा यार वॉक करके ना बोर हो रहा हूँ बेसिकली। तो मैंने 4-5 दिन बाद मैंने वॉक के बाद जॉग डाल दी। तो वॉक जॉग तो जैसे 100 मीटर भागा, फिर मैंने 400 मीटर वॉक किया, फिर 100 मीटर रन किया। तो मुझे फील हो रहा था मेरे ब्रीदिंग में कि हल्का ना हैवीनेस है, मतलब ये नहीं कि आप बड़े स्मूथली भाग रहे हो। और
बॉडी मेरी ठीक ठाक थी क्योंकि स्मार्टफोन पेपर्स करी थी, तो बॉडी मतलब मुझे ये नहीं था कि मेरे पास कुछ फॉल्ट है किसी एंडोरेंस की या मुझे कमी है। तो मुझे बस अपने को एक वो करना था बस कि मैं चल पाऊँ, जॉग कर पाऊँ। और मैंने ना 12 किलोमीटर की प्रैक्टिस करी थी VDHM से 3 दिन पहले तक की। और उस 12 किलोमीटर में मेरा जो था वही जॉग वॉक करके मैंने करीबन आई थिंक 1 घंटा कुछ 30 मिनट या 1 घंटा 35 मिनट मैंने की थी वो। तो मैं कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं जॉग भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो 16 किलोमीटर जो मैंने 12-13 किलोमीटर किया था, मैंने जॉग वॉक मैंने इसमें मैक्सिमम किया हुआ था। जब VDHM हुई तो मैंने 2 घंटा कुछ 6 मिनट में करी थी और मैंने पूरी जॉग करी थी, कंफर्ट होकर करी थी, कोई ऐसा नहीं था। और उसके बाद फिर मैंने एक और रन करी थी हाफ मैराथन द्वारका वाली, फिर मैंने रेस्ट लिया टिल दिसंबर। तो रेस्ट इन द सेंस कि मैंने 10-20 किलोमीटर ही किया वीक में। मैंने रेस्ट लिया, मैंने कहा डॉक्टर के पास मान लेते हैं, ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे एक आध गुना और बोला कि लगता है कि कर लूँगा, बट करने के चक्कर में कहीं कुछ चीज़ ख़राब ना हो जाए। तो मैंने टिल 31 दिसंबर में वेट किया और फिर मैं 1 जनवरी को मैं गया डॉक्टर के पास 2 जन को और दिखाया अपना कि सर ये चेक कर लो मेरा पूरा जो चीज़ आपने लगाई है, जो डिवाइस आपने लगाया है कि वो काम कर रहा है, ठीक ठाक है, सब ओके रिपोर्ट थी। और मैंने कहा सर अगला इवेंट मेरी है एनडीएम, तो कर लूँ? तो उन्हें कर ले। तो मैंने कहा जॉग कर लूँ, वॉक कर लूँ, रन कर लूँ? हाँ रन कर ले, रन कर, बट ज़्यादा एग्जाम करियो। उन्होंने नहीं बोला थोड़ा। तो काफ़ी वही है कि काफ़ी क्लियर नहीं है कि हाँ है ना कि कर भी सकते हो और नहीं करो, टेम्परेचर नहीं मिल गया था, ग्रीन सिग्नल, आई गॉट द ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द डॉक्टर। तो अब ना एनडीएम डिफिकल्ट क्यों थी? एनडीएम डिफिकल्ट इसलिए थी कि मैं इन सब चीज़ें गुजर रहा था कि मैं वो चीज़ को अपने खराब एग्जेक्ट भी ना करूँ और ऐसा भी ना करूँ कि मुझे दिक्कत भी हो इंटरनली कुछ, राइट। तो मेरा जो जनवरी का जो मंथ था, जनवरी मैंने पूरा एंड्रोइड में काम किया, स्लो भागा और इस तरीके से। और फैब में मैंने फिर स्पीड वर्कआउट करना स्टार्ट किया। और पर लेकिन इससे पहले कि हम पूरी ये थ्रेड छोड़ के आगे बढ़ जाएं, मुझे एक बार मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ एटलीस्ट जिस दिन स्पार्टा थी उस दिन सर्जरी करवाई आपने, है ना? और मतलब वो हाउ वाज दैट फीलिंग, लाइक बट क्या सोच रहे थे आप उससे, और ये क्या प्लान ऐसे क्यों किया था कि जिस दिन स्पार्टा है उसी दिन? क्योंकि उससे 2 दिन पहले भाई आया था वो लेके हॉस्पिटल अपनी मैडम को, तो वही प्लान था कि दोनों हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, अच्छा एक साथ नहीं होंगे। पहला प्लान तो ये था। दूसरा ये था कि ना मैंने कहा कुछ जल्दी से निकालता हूँ बाहर, क्योंकि जितना वेट करूँगा ना उतना मैं सोचते रहूँगा, क्योंकि मैं सोचता बहुत उतना फिर हाँ परेशान होते रहोगे। बोलूँगा कि मैं दिसंबर में कराऊंगा, ठंडी में कराऊंगा, ठंडियों में अच्छा होता है, ठंडियों में थोड़ा अच्छा करेगा। पर वो ये उतने टाइम तक आप दिमाग में रखोगे इस बात को। और वो भी आई थिंक आपके बॉस थे कौन थे जिन्होंने भी सही सलाह दी थी ये भी कि अगर आप, क्योंकि अगर ये भी प्लान था कि जाके हॉलीडे करके आ जाएंगे, तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो वहाँ जाके आपने स्टे बुक किया हुआ है रेस के आसपास। ऐसा नहीं है कि आप जाके कहीं और घूम के आ जाओगे ग्रीस में, वो या तो फिर वो बुकिंग्स और सब कुछ कैंसिल करना पड़ेगा, जो कि और अलग खर्चा इन सब के साथ में है ना। तो वो भी बढ़िया डिसीजन था, क्योंकि आप वहाँ जाते और सिर्फ रेस देख के और फिर वापस आते, जो कि ना ग्रीस का ट्रिप हुआ ना रेस हुई, और दिमाग में ये जो चल रहा है कि आपकी सेहत के साथ जो झटका लगा है अभी वो साथ में कैरी करोगे, तो वो हॉलीडे भी टेंशन फ्री नहीं हो पाएगी। तो सही डिसीजन था वो ओवरऑल, नहीं? और ये चटमानी पट भी आया, पता लगेगा तो कराओ। हाँ। और मेरा डिफिकल्ट था वैसे भी, क्योंकि मैं डरता हूँ तो इन चीज़ों से, तो मेरा तो और डिफिकल्ट था। और मेरी शर्त यही थी डॉक्टर अमित से भी कि भाई मुझे बेहोश कर देना पहले। उससे पहले तुम्हें अंदर लेके जाना किया उन्होंने। हाँ प्रॉपर उन्होंने पहले मुझे कंप्लीटली वो किया। तो ये आपने सर्जरी करा ली, और एनडीएम इसलिए ज़्यादा स्पेशल थी क्योंकि इसका इतना ज़्यादा अनसर्टनिटी लाइफ में भी थी और माइंड में भी थी कि पहली बार तो ट्रेन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे सारा फेज़ याद है वो आपका, क्योंकि आप उस टाइम पे जितनी बार भी बात होती थी हर बंदा आपको सलाह दे रहा था उस टाइम पे। एडवाइस तो हर बंदे से मिल रही थी ना कि अपने आप को एक्सर्ट मत कर, पुश मत कर, नहीं कर ले क्या हो जाएगा, रेसेस तो है ना। उन सब के बावजूद योर लव फॉर रनिंग इज ऑल्सो देयर, आपको करनी है, वो एक कीड़ा तो है कि यार करना है ना। और एनडीएम एक बड़ी इवेंट होती है आपके लिए, पूरे साल आप उसकी तैयारी करते हो। जब से पहला सब तरीके तब से तो और स्पेशल होगी है मेरे ख्याल से, है ना। और हमें याद है आई थिंक आपको ज़्यादा दिन हुए थे सर्जरी किए हुए, बिप्लब मैं और आप हम तीनों बिप्लब वाले लूप पे रन कर रहे थे। और आई थिंक सर्जरी के जस्ट बाद की बात है, वो 4-5 दिन पहले की बात है। उससे पहले मैं 2 बार आ चुका था पहले भी। हाँ, और इसलिए शायद मैं उस दिन जॉग कर पा रहा था आप लोगों के साथ। हाँ, तो बीच में और हम अलग अलग कर रहे थे। और आई थिंक तो विप्लव वही बोल रहे थे कि यार ये बंदे को देख रहे हो, इसको रुका नहीं जा रहा है, इससे रहा नहीं जा रहा है। तो ये बात तो प्रोफाउंड है यार। आप
एनडीएम की बात करते हैं। उससे पहले ये बताओ कि इतना क्या प्यार कैसे आपको रनिंग से? ये समझ मेरे को भी नहीं आता कि प्यार कैसे ये कब से, मतलब आपको ये तो क्लियर दिखता है कि आप सर्कमस्टांसेस को एडजस्ट करते हो, अपने प्लान्स को एडजस्ट करते हो, हर चीज़ को एडजस्ट करते हो, पर आप पूरी आखिरी मिनट तक फाइट करते हो कि रन तो हो जाए। और ऐसे इवेंट्स के लिए भी है और ऐसे आपका ट्रेनिंग के लिए। आज आपकी रन नहीं हो रही है ना? अभी तक तो नहीं हुई। अभी तक तो नहीं हुई है, 9 बज गए हैं। अब इसके बाद रन करोगे? देखते हैं अभी इसके बाद, है ना, डिपेंडिंग ऑन कितनी देर में हम फिनिश करते हैं। अगर मान लीजिए हम आधा घंटा और बात करते हैं, आधा पौना घंटा, तो आप आधे पौने घंटे यानी कि 9:30 पौने 10 बजे रन स्टार्ट करोगे अपनी आज की, है ना? और फिर आप 11-12 पहुंचोगे घर। तो ये जो ये कब से हुआ रनिंग से इतना ज़्यादा प्यार? मैंने देखा सबको डिसिप्लिन, और क्योंकि आपका स्ट्रेंज मुझे इसलिए लगता है सवाल, इसलिए ये वैलिड सवाल है कि एक तो होते हैं लोग कि डिसिप्लिन है, जैसे बिप्लव दा है, मेरी स्ट्रीक है या कुछ है, मैं करनी कनन है, सुबह 4 बजे आउट देयर। आपका तो शेड्यूल्स भी रैंडम होते हैं, और कहीं दोस्तों के साथ मिलना भी है, पार्टी भी कर रहे हैं हम, उसमें भी आपकी अगर रन नहीं हुई है तो आप चाहे वहाँ दौड़ के चले जाओगे या कुछ भी करके यू मेक श्योर कि रन होती है। वो क्या है, क्या माइंडसेट है? देखो ये ना एक्चुअली क्या है कि कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है, चाहे आप कुछ भी करो, ठीक है ना। और करते हैं हम, अगर होते हैं कंसिस्टेंट तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे उस चीज़ में। अब रनिंग का क्या है कि हम लोग जॉब करते हैं फॉर एग्जांपल, राइट, और 9 to 6 हमारी जॉब है, तो वही 7 बजे तक मैं फ्री होता हूँ ऑफिस में मोटा मोटा। मुझे नहीं पता होता कि मैं उस दिन कहाँ बिजी हो जाऊँ, मतलब कल के दिन में कहाँ बिजी हूँ, आई डोंट नो, राइट। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रोज़ दौड़ूँ, ठीक है। जब वो मौका आएगा कि मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ, कुछ ऐसी है कि सिचुएशन, तब ये काम आएगा कि हाँ रेस्ट डे बन गया मेरा। तो रेस्ट डे मेरे डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है ना। रेस्ट डे मेरा बनाते हैं सर्कमस्टांसेस कि कुछ ऐसा हो गया कि मैं रन नहीं कर पाया, राइट। अब वो दिन अगर सपोज करो कि आज मैं बोलूँगा आज मैं रेस्ट डे है विपिन, आज मैं रेस्ट लूँगा, कल का क्या भरोसा, या परसों फिर कल का एक रेस्ट और हो जाएगा। तो अभी कह रहे हो कि लाइफ वैसे भी रेस्ट डेज दे देती है आपको, सिचुएशंस बुला के, तो इंटेंशनली मत लो, नहीं मत लो, ये प्लान है बेसिकली। तो इसलिए मैं रोज मतलब कोशिश करता हूँ कि आफ्टर 6 आफ्टर 7। बट थॉट ये कि कंसिस्टेंट रहना है मुझे, इसलिए आप राइट करना चाहते हो रोज। बिल्कुल, अमेजिंग। ओके ठीक है, एनडीएम पे आते हैं। हाँ जी, तो एनडीएम इसलिए स्पेशल थी बिकॉज ये सारा हुआ उसके लिए। फिर एनडीएम की तैयारी आप कैसे कर रहे हो? आपने बताया कि कैसे चंक्स करते हो आप। बहुत दुनिया को तो पता ही नहीं है कि आप ट्रेनिंग करते कैसे हो, है ना। ये जैसे जो प्लानिंग होती है आपकी रेस के बारे में, सरप्राइजिंग एलिमेंट्स हमें, इवन प्रवेश जिससे आपकी काफ़ी डिस्कशन होती है हमारी, प्रवेश में विप्लव हिम्मत, हम लोग सारे बात जब करते हैं, सरप्राइजिंग हमें ये चीज़ें लगती है। जैसे आप सेक्टर 19 के पार्क में दौड़ रहे हो और उस लूप में, और आधी ट्रेनिंग आप बिना हेडलैम्प के या हेडलैम्प के साथ, मुझे पता नहीं है, कर रहे हो पार्क में अंधेरे के बाद, क्योंकि आपको पता है कि एनडीएम जिस टाइम स्टार्ट होगी उस टाइम अंधेरा रहेगा। तो आप उसको भी यूज टू होना चाह रहे हो, आपके दिमाग में वो भी चल रहा है कि मैं अंधेरे में दौड़ने का यूज टू हो जाऊँ। बताओ मुझे क्या ये बारीकी से मत पकड़ो, ठीक है वो सही कह रहे हो वैसे तो आप। हाँ, मोटा मोटा अगर हम एनडीएम दौड़ रहे हैं, हाँ, तो पता है कि वहाँ पे लूप्स बहुत हैं, है ना। आपको मुझे पता है कि वहाँ पे हर बार हम दौड़ते ही हैं, हमारा रूट वही है एडीएचएम का भी, तो वहाँ पे लूप है। तो आपकी जो ट्रेनिंग, हम वेट करते हैं कि कब उसका रूट प्लान आएगा एनएबी स्पोर्ट्स का। इस बार तो काफ़ी लेट आया था, बट फिर भी था कि लूप तो होंगे ही होंगे, राइट। उससे ना पता चलता कि एग्जैक्ट लूप कितने आ रहे हैं और कहाँ पे आपको पॉज लगने वाला है। तो ट्रेनिंग में मैं क्या करता हूँ कि रोड रनिंग भी करता हूँ, दौड़ता था मैं ट्रैक पे, स्टेडियम में ट्रेनिंग मेरी चल रही होती है, बट मेरा रोड, मड, ग्रास में सब कुछ मेरा इसमें होता ही होता है। एक दिन रोड पे, एक दिन राइट। तो वैसे ही एनडीएम जो है लेट अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है, अंधेरा होगा उस टाइम पे, तो अंधेरे में रन करना स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि मेरा ACL मेरा इंजर्ड है, कंप्लीट टीयर है, राइट। तो मैं पैर को ना कहीं रख भी नहीं सकता ऑड इवन जगह में। अगर रखूँगा ऑड इवन जगह में तो ये स्वेलिंग होकर बैठ जाएगा 1 महीने के लिए पूरा, राइट। तो इसके लिए मेरे को चाहिए कि मैं ट्रेनिंग करूँ अंधेरे में भी, कि अगर थोड़ा कुछ ऑड इवन नीचे आ रहा है तो मैं उसको एडजस्ट करूँ, राइट। ताकि मुझे पता हो कि कहाँ पे मतलब मुझे किस तरीके का अपने को देना है, अब्जॉर्ब अपने मतलब नी में कैसे तरीके का मेरे को प्रेशर देना है। तो उसके लिए अंधेरे में स्टार्ट हो जाता है रन, अंधेरे में भी कर लेता हूँ। फिर लूप वहाँ पे काफ़ी है तो लूप की बेसिस में कर लेता हूँ, ठीक है।
वहाँ पे पानी मिलने वाला है हर 2.5 किलोमीटर में, 3 किलोमीटर में। तो स्टार्टिंग में ट्रेनिंग मेरी जो होती है वो विदाउट वाटर चल रही होती है। बाद में फिर मुझे पता है कि पानी मिलेगा तो सोने पे सुहागा बन जाता है वो। तो ट्रेनिंग भी मतलब पता है कि वो मेरे लिए कंफर्टेबल ही होगी, क्योंकि वहाँ पे आपको मिल रही है। जो हालात होने हैं वहाँ पे उससे वर्स मान के आप तैयारी करते हो, और वहाँ हुआ तो सोने पे सुहागा। रन से एक दिन पहले पूछता हूँ फोन लगा के NEB स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजर को या उनके वॉलंटियर्स को कि भाई वहाँ कप में पानी मिल रहा है या बोतल पानी मिल रहा है। अगर पानी मिल रहा है प्लास्टिक की बोतल में, वेरी कंफर्टेबल कैरी, मतलब कोई वो नहीं आएगा। बट अगर ग्लास में मिल रहा है तो वहाँ पे आपको 3-4 सेकंड का ब्रेक लगेगा, क्योंकि आप हल्का सा ब्रेक लोगे, अदरवाइज पानी आपका पूरा नोज पे जाएगा अगर पानी पीने की कोशिश करोगे। तो वो सारी उस टाइम पे कैलकुलेशन चल रही होती है। फिर रन से पहले भी जो रूट है, रूट लेके चल रही होती है, नॉट वहाँ जाके फिजिकली नहीं, मतलब दिमाग में कि कहाँ पर टर्न आएगा, कहाँ पे स्पीड होगी, कहाँ पे क्या करना है। आपको स्पीड ब्रेकर्स भी याद है? स्पीड ब्रेकर भी, हाँ, मतलब याद तो नहीं होते, बट अगर तुम पहले भाग, पता है कि वहाँ पे है, लाइक साई मंदिर के पास है, दौड़ ही तो रहे हो तो पता होता ही है। बट मतलब है माइंड में, बट वो अंधेरे में ना हो। भाई ये होता कि अंधेरे में कहीं अगर कहीं भी कुछ मतलब जोर पड़ गया नी में तो वो दिक्कत है थोड़ा सा। अमेजिंग, बहुत ही स्मार्ट हो यार आप, मतलब स्मार्ट नहीं, गेम है बेसिकली। तो गेम है, बट यू आर अ स्मार्ट प्लेयर। बहुत सोचते हो इतना इसके गेम के सभी सोचते होंगे बिल्कुल। मुझे लगता है यार, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मैंने मतलब काफ़ी लोगों को जानता हूँ और कैलकुलेशंस करते हैं लोग। ऑफ कोर्स हेमंत इज़ वेरी कैलकुलेटेड, बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं कह रहा आप अकेले हो, पर बट यू आर वन ऑफ द स्मार्टर वंस इज व्हाट आई एम सेइंग। अमेजिंग। अच्छा बताओ मुझे फिर NDM का आप बता रहे थे, सो ये वाली रेस टफ क्यों थी? ट्रेनिंग लीडिंग अप टू द ट्रेनिंग थी, और लेकिन टफ क्यों थी? टफ इन द सेंस में बताया, आपको रीजन बताया। और उसके बाद जो मैं पहला हाफ था, तो मैंने 2 हफ्ते पहले सुपर सिक्स में मैंने बेस्ट दिया था हाफ मैराथन। तो NDM से 2 हफ्ते पहले आपने एक तो ट्रेनिंग में 5K 10K का PB कर दिया था, 15K का भी PB किया था। फिर सुपर सिक्स आई, उसमें आपने अपना हाफ मैराथन का PB किया। क्या टाइमिंग थी उसकी? वो 1 hour 19 minute 119, राइट। और फिर उसके बाद NDM, 2 हफ्ते बाद NDM। फिर आपके दिमाग एक तो मोमेंटम भी बिल्ड हो रहा है ना, सो कॉन्फिडेंस वहां से आ रहा है कि भाई। तो मैं कहता हूँ जो मैं करता हूँ, जो मैं रिवीजन करता हूँ ना, तो रिवीजन में मैंने 5 के बेस्ट दिया, फिर 10 के बेस्ट दिया। तो बेसिकली सब विद इन वीक हुआ, ऐसे नहीं कि ये टाइम लग रहा है। विद इन वीक 5 के बेस्ट दिया, फिर एक दिन 10 के बेस्ट दिया, फिर 15 के बेस्ट दिया, 21 के में इवेंट करके आ गया। तो जितनी भी आपकी ट्रेनिंग के दौरान ये मूव्स रहते हैं कि ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, उन सब में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मूव्स होते हैं ये सारे। तो कोई चाहे लॉजिकल उसके पीछे कुछ है या नहीं है आपके दिमाग में, लेकिन ये ज़रूर है कि ये हो जाएगा तो ये कॉन्फिडेंस देगा मुझे कि अगला ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये कॉन्फिडेंस देगा, अगला ये हो जाएगा। राइट। तो जो ये हुआ था सुपर सिक्स, तो उसमें मेरी पेस मेंटेन हो गई थी 346 की या 347 की पेस मेंटेन हो गई थी। 1 hour 19 minute 58 सेकंड समथिंग थे। तो अब जब फुल मैराथन था ना, तो स्ट्रेटजी क्लियर थी कि स्टार्ट तो मैं अटैकिंग करूंगा, तो मेरे को ये पेस पकड़नी है स्टार्टिंग में, ये 21 किलोमीटर। लोग बोलते हैं कि ऐसे होता नहीं, होना कहते हैं, रूल नहीं बोलता बेसिकली। तो मैंने स्टार्ट वैसे ही किया। स्टार्ट इस बार लेट था NDM में। लोग जो बोलते हैं उसको आप छोड़ दो, क्योंकि लोग जो भी बोलते हैं ना वो आपके ऊपर लागू नहीं होता है। आपने नकुल पुटा वाली पॉडकास्ट सुनी है? हाँ सुनिए ना, सुनिए, एंड तक सुनिए। हाँ सुनिए। आपके बारे में क्या बोला? ही सेड ये आउटलायर्स है, इनके बारे में विनय किपचोगे और ये सब, उस देखो किस लीग में नाम लिया साथ में। बट हाँ, तो एनीवे जो आम जनता पे लागू होते हैं वो आपके साथ लागू नहीं होते। बड़ी सारी चीज़ें, नॉट जस्ट वन थिंग। हाइड्रेशन आपका, जैसे आप 21 किलोमीटर आप करते, ट्रेनिंग में जितने कर रहे होते हो आप मुश्किल ही पानी पीते हो। सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं पीते। हाँ सर्दी में पीता हूँ, बाद में पीता हूँ। बाद में और पहले तो आप हाइड्रेट करते ही हो, पर आपकी ट्रेनिंग अलग ही है। आई थिंक लॉन्ग रन में 15 से 20 के बीच में अगर ट्रेनिंग रहना है और मौसम बहुत गर्मी नहीं है तो आपका चल जाता है, आपको पीना ही नहीं है। आज के अभी जो ट्रेनिंग चल रही है मेरी, इसमें तो काफ़ी ह्यूमिडिटी है। इसमें है, लेकिन आई थिंक विंटर में आप बिल्कुल पानी नहीं पीते, 21-25 में, है ना। चलो एडवाइजेबल है कि नहीं है वो किसी और से बात कर लेंगे, आप छोड़ो। आप अपना बताओ, आपके लिए जो काम करती है वो चीज़ें बताओ। तो इस बार मैंने जब स्टार्ट किया NDM, तो मैं लेट था बेसिकली 5 मिनट्स। तो जब मैं स्टार्ट किया तो मुझे स्लो पेस पे करना पड़ा, क्योंकि वो काफ़ी भीड़ थी और क्रॉसिंग करते हुए निकला सबको। तो 4:16 की पेस आई थी स्टार्टिंग में। तो और फिर आई थिंक सेकंड वाली मेरी 4 पे आ गई थी, 4 की पेस पे। लेकिन मैं समझ गया था कि मैं बहुत पीछे हो गया हूँ, क्योंकि 346 का पेस का मुझे मेंटेन करना था। जो मेरा अटैकिंग मोड पे था वो मेरा मतलब
कंप्लीटली, क्योंकि ना एक ही सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने 17 सेकंड का आपका पीछे हो गया, लैक हो गया है, तो मतलब वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बाकी के जो थे किलोमीटर, बाकी के जो डिस्टेंस हाफ में, तो मैंने खींचा खूब दबा के, तो मेरी पेस में कहते 343 345 रही होगी, क्योंकि सेकंड हाफ में नहीं, पहले हाफ में, फर्स्ट हाफ। तो मेरा फर्स्ट हाफ मेरा कुछ 1 घंटा 20 मिनट कुछ 22 सेकंड कुछ आया था। तो दिख गया था कि यहाँ पे तो थोड़ा हो गया कम, ज़्यादा नहीं 25-30 सेकंड से, बट ठीक है, इतना तो चलता है। और सेकंड जो लूप था ना, वो मुझे इतना भारी पड़ गया इस बार। अदरवाइज मेरे 2 लूप जो होते हैं हाफ फुल मैराथन के लगभग बराबर से होते हैं, मतलब ज़्यादा अंतर नहीं होता, 25-30 सेकंड का डिफरेंस होता है। और जब मैं इस बार ना सेकंड लूप में गया, दौड़ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि ना पेस मेंटेन नहीं हो रही थी मेरे से, जो पेस में सोच रहा था कि मेंटेन हो जानी चाहिए करके। क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट है कि अगर पहला हाफ मेरा हो गया, दूसरा हाफ में हो ही जाएगा जय हिंद से, बट इस बार हुआ नहीं इस बार। और 32-33 किलोमीटर में मैंने ब्रेक लिया, और पूरा क्रैम्प, बेसिकली क्रैम्प का इशू था मेरे को, कि क्रैम्प पड़ने लगे थे मेरे बॉडी पे। और मैंने फिर रुक के उतरा, वो लगाया स्क्वाट्स। हाँ, स्क्वाट्स नहीं, क्या बोलते हैं, क्या किया, स्प्रे। अच्छा, स्प्रे वगैरह की, सॉरी, स्प्रे वगैरह यूज़ किया मैंने वहाँ पे ब्रेक लेके। और फिर भागा, तो देखा घड़ी में तो 4-6 4-5 वाला पेस आ रहा था उस पर। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये पेज भी कम अच्छी नहीं, मतलब बुरी नहीं है, इसको ही मेंटेन कर लेते हैं, कोशिश करते हैं। तो वो 4-5 4-6 भी 4-10 4-12 भी जा रहा था उस टाइम पे। फिर बीच में वो कम भी जा रहा था, 4-2 4-1 भी जा रहा था। तो होते होते रेस कंप्लीट करी। तो जो मेरा सेकंड हाफ था वो, और जो पहला हाफ था, उसमें करीबन 6 मिनट का डिफरेंस था। तब 2:46 टाइमिंग मेरा आया। तो थोड़ा ना वो था अनसेटिस्फाइड टाइप का, कि अगर ये थोड़ा कम होता ना, ये गैप पहला हाफ में, वैसे मैं पहला हाफ मेरा और लेट हो जाए, मतलब और टाइम में ले लेता, बट एक मेंटेन के चलना पड़ता है, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है बेसिकली। तो टाइमिंग तो अच्छा पी रहा मेरा, बट वो मज़ा नहीं आया, क्योंकि सेकंड हाफ मेरा और अच्छा हो सकता था, और अच्छा हो सकता था। ओके, बट 2:46 सही, बहुत बढ़िया अभिनय था। मतलब बढ़िया लग रहा है मेरे को और जान के इन रेसेस के बारे में। मोस्टली हमें स्टोरीज तो मैंने तो सुनी हुई है, हम तो सुनते ही हैं, बट इवन ट्रेनिंग और ये ASD वाला एक्सपीरियंसेस, ये सब मैंने नहीं सुने इतने डिटेल में। सो NDM काफ़ी स्पेशल एक्सपीरियंस था इस बार का भी, और हर बार होता ही है। अभी क्या प्लान है अगला? अभी अगला प्लान जो है वो अल्ट्रा करनी है बस। क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि आगे मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे होगा। आपने कितनी अल्ट्रा करी होंगी आज तक? काउंटिंग मैंने कोई करी नहीं ऐसे। वैसे एक गैस अगर करना होता तो? गैस करना होगा तो होंगी, याद ही नहीं है, 18-19 20 की होंगी, ज़्यादा भी हो सकती है। अयो, मतलब क्या बोल रहे हो, सोच के बोलो। हाँ 18-19 अल्ट्राज आज तक की? हाँ भाई मतलब गिनना एक बार, ठीक है, जाके हिसाब ज़्यादा होगी ना, ज़्यादा 100 के आसपास होंगी, एक बार चेक करना। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट इवन ट्रेनिंग रन्स। हाँ जी, तो वही है ना कि वो काउंटिंग में ही पता नहीं है। हाँ, तो एक बार चेक करना ज़रा, है ना, हिसाब किताब लगाना किस दिन। एनीवे, रैंडम क्वेश्चन था। हाँ, अल्ट्रा, लेकिन कौन सी रेस करना, कौन सा, मतलब कोई ऐसी रेस है जो समथिंग दैट यू रियली लव टू डू? यार जो मैं पहले कर चुका हूँ एक बार ना, वो दोबारा करने की मेरी होगी इच्छा कि दोबारा करूँ। क्योंकि 16 में जब मैंने 350 करे, फिर फुल मैराथन किया, फिर धीरे धीरे 12 घंटा कॉम मिनट्स, फिर अगेन 12 आवर्स 20 आवर्स करके धीरे धीरे, तो उस टाइम पे मैं अपने को एक्सप्लोर कर रहा था बेसिकली, कि अगला क्या, नेक्स्ट क्या लिमिट है बेसिकली। धीरे धीरे चल रहा था, पहले डिस्टेंस, फिर स्पीड, फिर कंपटीशन हल्का फुल्का, राइट। अभी क्या है, मैं फिर से जीरो हो चुका हूँ आफ्टर दिस ASD, राइट। अच्छा, और मेरा डिफिकल्ट हो रहा है। पर जीरो क्या, ये तो अब यार NDM कर चुके हो, उसके बाद जीरो कहाँ से हुआ? आप उस लेवल पे तो आ गए हो। PB तो किया मैराथन का। NDM अगेन फुल मैराथन ना, यू आर टॉकिंग अबाउट द अल्ट्रा। अच्छा, अल्ट्रा में आप कह रहे हो जीरो? हाँ, तो मुझे खुद ही पता कि बॉडी क्या रेस्पॉन्ड करेगी 50 किलोमीटर करने में, या 100 किलोमीटर करने में, या 24 आवर्स में। तो फिर से वो एक स्टार्ट है प्रोसेस, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या बेस्ट हो सकता है। क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है, और नहीं होने कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वही चीज़ अभी देखनी है, आगे क्या बेस्ट अभी आगे होगा या। ओके। विनय की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काफ़ी मशहूर है दुनिया में, तो अब क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो बताओ एक बार। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐसा कुछ नहीं है, स्क्वाट्स लंजेस ही होते हैं मेन। तो अब आपका एक पोस्ट रन वर्कआउट होता है जो आप छोड़ते नहीं हो, है ना? हाँ। हर रोज हर रन के बाद होता है वो।
होता ही है। तो साल के 365 दिन वो होता है क्या? नहीं, बताओ। ऐसा नहीं है, जब रन करता हूँ तो पक्का होगा वो, पक्का 15 तो से 20 दैट्स व्हाट आई एम मिनट सेइंग। और आपकी रन मोस्टली होती है साल में, हर रोज ही होती है मोटा मोटा। बट बताओ व्हाट डू यू डू, वो रूटीन में क्या है? का। उस रूटीन में बेसिकली स्ट्रेचेस है, ठीक है ना, और क्या स्ट्रेचेस करते हो? स्क्वाट्स हैं, हाँ। लंजेस हैं, हाँ। राइट, पुशअप्स। पुशअप्स हैं, राइट, उसके बाद फिर बट किक्स हैं, नॉर्मल है विपिन, ऐसा कुछ बहुत ही नहीं है। नहीं बट वही मैं कह रहा हूँ मैं ना, वही हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि बहुत ही बेसिक्स जो होते हैं ना, फंडामेंटल्स जिसको बोलते हैं, वही करते हो आप, है ना? और वो काम करता है आपके लिए। मतलब देखो, जो करो वो काम करो जो तुम रोज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं जिम वगैरह है, जिम में आपने मेरी फोटोग्राफ रील भी देखी होगी, वो सिर्फ रील बनाने के लिए ही है, जिम में नहीं करता हूँ। अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि जिम मुझे नहीं पता कि मैं कल ऑफिस में आऊँगा नहीं आऊँगा, ऑफिस का खुला है बंद है, या कल। पर आप मोस्टली हफ्ते में 2 से 3 दिन जिम में भी होते हो? जिम में होता हूँ, योगा कर रहा होता हूँ, स्ट्रेचेस कर रहा होता हूँ, अच्छा। पुशअप्स मार रहा होता हूँ, बाकी चीज़ें कर रहा होता हूँ, राइट। कभी साइकिलिंग कर रहा होता हूँ उसमें, कभी ट्रेडमिल पे हल्का फुल्का वार्म अप कर रहा होता हूँ, कभी बट आप मेनली वेट्स नहीं करते ज़्यादा, आप फंडामेंटल्स करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो, पुशअप्स और लंजेस और स्क्वाट्स, राइट, है ना? तो ये मेरे दिन में भी होती है, और ये मेरी इवनिंग में भी, आफ्टर रन भी होती है। आफ्टर रन भी होती है। कितने करते हो आफ्टर रन, और कितने करते हो दिन में एक बार? जस्ट दिन में गेट अ होता ब्रॉड है, आइडिया। दिन में होता है अराउंड 45 मिनट्स का कर लेता हूँ वर्कआउट, जिसमें योगा भी है, कोर भी है, और बाकी स्ट्रेचेस वगैरह भी है। और पोस्ट रन? पोस्ट रन 15 से 20 मिनट का होता है। 15 से 20 मिनट का है। तो चाहे आपने 5 किलोमीटर किया चाहे 15 किया है, आपका ये 15 मिनट का रूटीन होगा उसका। रूटीन होगा उसमें। अमेजिंग सर। ओके। न्यूट्रिशन सर कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। कुछ खास नहीं है, आप ध्यान देते ना? प्रोटीन अब इम्प्रूव कर रहे हो आप पहले से? प्रोटीन मेरा प्रोटीन का ध्यान रखते हो, है ना? राइट। जो मेरी पिछली गेस्ट ने पूछा था सवाल, वो पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है? मेरी पिछली गेस्ट जो थी, अच्छा, उन्होंने पूछा था कि जो नेक्स्ट गेस्ट आएंगे उनसे सवाल पूछना है। हाँ, वो सवाल ये, व्हाट मेक्स यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड गेट एक्साइटेड अबाउट थिंग्स? ये क्वेश्चन ना बहुत मिले मतलब फिट नहीं बैठ रहा है बेसिकली, क्योंकि मैंने बताया था आपको पहले भी विपिन, वैसे इन नॉर्मल टॉक की मैं मॉर्निंग वाला बंदा तो हुई नहीं, राइट। मेरा कोई भी वर्कआउट मॉर्निंग में नहीं होता है। हाँ, सो राइट, जिस मर्जी टाइम आपकी मॉर्निंग होती है, राइट। what makes you excited about and look forward to the day and to life? कौन सी चीज़ आपको एक्साइट? ये एक्साइट कुछ नहीं करती है ऐसा, ये है कि बस दिनचर्या स्टार्ट होगा, ऑफिस में जाऊंगा और अपना जो भी वर्कलोड है, काम जो पेंडिंग है वो पूरा फुलफिल करना है, और बेस्ट पार्ट की इवनिंग में रन करना है, और एक्साइटमेंट जो है रन की होती है कि इवनिंग में आज वर्कआउट करना है, बस। नाइस, नहीं सही है, रूटीन अपना जो है वो मेंटेन करना है। इंटरेस्टिंग। ओके, व्हाट्स योर एडवाइस टू पीपल हु वांट टू रेज देयर गेम, जिनको रनिंग इम्प्रूव करनी है अपनी? जिसको रनिंग इम्प्रूव करनी है, रनिंग भी और फिटनेस भी इम्प्रूव करनी है अपनी, क्या करना चाहिए? या डेली स्टार्ट करो कुछ भी एक्टिविटी, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, मैटर नहीं करता कि वो रनिंग ही हो, आप कोई भी गेम ले सकते हो, और वो गेम लो जो आप रोज़ कर सको, और मन लगा के कर सको, और जिसमें आपको मज़ा आए बेसिकली, और जिसमें आप अपना वो इम्प्रूव होते हुए देख के आपको एक्साइटमेंट होती हो, आपका दिन हैप्पी होता हो, और जिसके बारे में आप खुलकर बात करना चाहते हो। नाइस। विनीता, एक बात हो तो टेल मी अबाउट वन एक्सपीरियंस जहाँ जो बहुत ही आपको टफ था, रनिंग में लगा लो या लाइफ में लगा लो, कहीं का भी बता दो, जो बहुत टफ चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था जिसने आपको तोड़ दिया, मतलब बहुत ही, या तो बहुत परेशान हुए, दुखे हुए, या संभल नहीं पा रहा था वो इंसिडेंट, या व्हाटएवर यू कैन टेल मी। कोई रेस बता दो, रेस नहीं विपिन, ऐसा मुश्किल रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं कूल हूँ बिल्कुल। अच्छा। और एक चीज़ डरता हूँ बस, जो भी ये होता है ना ऑपरेशन वगैरह या सुई वगैरह या सब कुछ, इनसे मुझे बहुत डर लगता है। तो जब भी कोई ऐसा इंसिडेंस होता है कि जैसे लास्ट टाइम मेरा गॉल ब्लैडर का था, स्टोन था, तो वो मेरे एक टफ सिचुएशन थी। सो हेल्थ में लेके कुछ भी गड़बड़ होती है आपको, टेंशन हो जाती है, खतरनाक सी। इतना बताओ कि आप इतने कूल कैसे रहते हो?
नहीं, कूल रहना ही ठीक है, क्योंकि देखो कूल है ना, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो, ये आपको रनिंग कम्युनिटी में बहुत सारे लोग पसंद, सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपकी रनिंग से भी ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी के लिए पसंद करते हैं कि आप बहुत ही कूल आदमी हो, आप ना ज़्यादा टेंशन लेते हो ना देते हो किसी को। मैं क्योंकि हम अपना पाला तो बहुत पड़ा हुआ है ना, हमने कितनी सिचुएशंस हैंडल की हुई हैं, चाहे वो ग्रुप को लेके हैं, चाहे कम्युनिटी को लेके हैं, या लाइफ को लेके हैं, है ना। और जितनी बार भी होता है, आपका अप्रोच हमेशा से ये रहा है कि एक तो कभी बीच में नहीं आती ईगो और वो सब, है ना। इसीलिए इतने काम और कूल, इसीलिए लोग मतलब ऑल ओवर इंडिया से आपके जो फैन मैसेजेस आते हैं तो वो इसीलिए पसंद करते हैं लोग। तो ये इतने कूल कैसे रहते हो आप? तभी कूल रहता हूँ। देखो, टेंशन लेने की तो कुछ है नहीं, सिंपल है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, वही फिलॉसफी है। अगर आप ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो, ज़्यादा क्रिप कर रहे हो, ज़्यादा कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, क्या फ़ायदा उस चीज़ का, है ना। तो नॉर्मल रहो, बी नॉर्मल। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब कुछ ओवर एक्साइटेड, मतलब नॉर्मल हो बेसिकली, आई वांट टू से। ओके, विनय जहाँ पे पहुँचे हैं अभी रनिंग में, हाँ, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस सो फार? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है कि आपको सफलता कैसे मिली है, क्यों मिली है, या कैसे क्या व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? सक्सेस तो ऐसा कुछ मिली नहीं है विपिन भाई। यार बढ़िया रनिंग करते हो आप ना, तो रनिंग में आपको सफलता तो मिली है काफ़ी, नेशनल टीम में और कई बार सिलेक्ट हुए हो और आगे भी शायद होगे, बहुत मेहनत करके होते हो, तो सफलता तक पहुँचे हो आप कैसे? तो वही आप आंसर आप खुद दे रहे हो कि हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, है ना। रोज़ मतलब दिल नहीं मानता बेसिकली, नींद नहीं आती बिना रन किए हुए या बिना कोई एक्टिविटी किए हुए, और वो एक रूटीन बन चुका है, राइट। जैसे अगर मैं ऑफिस जाता हूँ एक दिन ना, तो मेरे को उस दिन भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं ऑफिस रोज़ जाता हूँ, रोज़ जा रहा हूँ, मतलब ऐसा भी नहीं कि है ना। तो जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं रोज़, वो रोज़ अगर वो कभी दिनचर्या से हट जाए ना, तो फिर लगता है कुछ कमी है, कुछ रह गया है करके। तो फेयर इनफ, दिस हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये करने के लिए। थैंक यू। Thank you for staying with us till the end. I really hope you enjoyed this episode. And if you did, please consider subscribing and also sharing it with your friends and family. If you have a takeaway or a learning from this episode, or it made you feel a certain way, you can leave us a comment or a review. This is a zero cost way of supporting the podcast. I really hope you will do it. Also, it is now a weekly podcast, so you can look forward to an episode every Friday. If you subscribe, you will get a notification when a new episode is released. So do it now. See you in the next episode next Friday. Until then, my friends, keep working on finding your ultra.